हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामे नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लाइव सेशन को। तो फाइनली अब टाइम शुरू हो चुका है सिविल और मैकेनिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को कंप्लीट करना, जो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। तो कैसे हो आप सभी लोग? सबसे पहले ये बताओ। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हमारा पहला क्लास है, बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन सीखने वाले हैं, जिस तरीके से हमारी क्लास आगे बढ़ेगी। और ये जो सब्जेक्ट है बेटा, ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके एप्लीकेशन पार्ट को भी हम लोग देखेंगे, तो एकदम ज़बरदस्त तरीके से सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। बस आप लोग एकदम एनर्जी के साथ क्लास को फॉलो करते रहना। तो ये बताओ भाई, कितने कितने लोग तैयार हो एफएम को कंप्लीट करने के लिए? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। लेक्चर प्लानर तो वो सब एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा ना, ओरिएंटेशन देख लो। राम राम प्रमोद साइनी, बहुत ही बढ़िया। ओल्ड स्टूडेंट हैं, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। अभी फिर से ओल्ड स्टूडेंट नया कंटेंट पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स को एक नए लेवल पर लेके जाएंगे। इस पूरी जर्नी में आपको खतरनाक तरीके से मजा आने वाला है, इस बात की गारंटी पहले ही क्लास में दे देते हैं। जय श्री राम बेटा। चलो सारे के सारे लोग रेडी हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बेटा सबसे पहले कुछ रूल्स रेगुलेशन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा एक छोटा सा स्लोगन है, स्लोगन कह सकते हैं या छोटा सा 2 वर्ड्स बोल सकते हैं। जब भी हमारे दिमाग में कंसेप्ट एकदम चपक जाता है, मतलब बढ़िया तरीके से समझ आ जाता है, तब हम कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं सीसी। अब भैया ये सीसी क्या है, कोई बता सकता है? कोई ऐसा बच्चा जो सीसी के बारे में जानता हो? बताओ बेटा फटाफट। लेक्चर प्लानर नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा, ढूंढना बेटा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सीसी क्या है, चलो आज देखते हैं कितने सारे बच्चों को ये बात पता है। अरे ऐसा पढ़ाएंगे कि प्री मेंस सब निकाल लोगे, ठीक है ना। यूपी से लेकर बिहार तक और उधर यूके से लेकर पूरा गुजरात तक जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, आपको हर एग्जाम के लिए एलिजिबल बनाना है, इस बात की गारंटी है। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो बेटा सीसी का मतलब है एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे, फिर उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो और आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। मगर कोशिश यही करना कि पहले आप कंसेप्ट को मेरे एंड से सीखो। यहां पर बैठे हो तो आपको जितना भी एफएम के बारे में आता है सब जीरो कर लो, ये मेरा सजेशन है आप सभी लोगों को, क्योंकि मैं यहां पर एकदम जीरो से क्या निगेटिव से शुरू करूंगी और आपको एकदम हाई लेवल पर फ्लूइड मैकेनिक्स दिखाने वाली हूं। तो जो भी आपके डिसिपिटेड कंसेप्ट हैं उन सबको हटा लो, अपने माइंड को एकदम ब्लैंक कर लो, ताकि जब मेरा कंटेंट आप कंज्यूम करो ना तो प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें समझ आ सके, ठीक है ना। आपके नोट्स से पढ़े हैं कि हम भी नोट्स कॉपी अलग से बनाए? हाँ देखो, कुछ रूल्स रेगुलेशन बता देते हैं आपको। क्लास के साथ जो है नोट्स वगैरह बनाने हैं बेटा, ठीक है ना। नोट्स बनाना कंपलसरी है, मगर हाँ क्लास के साथ आप नोट्स नहीं बना पाओगे। जब क्लास खत्म हो जाए तब आप नोट्स बनाना। आधा घंटा और बैठ जाना, हम समझाएंगे भी, हम बातें भी करेंगे, हम कंसेप्ट भी सीखेंगे। बहुत ज़्यादा स्लाइड्स कंज्यूम नहीं होंगी पर डे की क्लास की, हार्डली हो सकता है 10-12 आपको स्लाइड्स देखने को मिले। फिर उसके बाद क्लास के बाद आधा घंटा और बैठ जाना, सारी चीज़ें फटाफट नोट्स बना लेना। बट हाँ मेरी पीडीएफ आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। जो भी क्लासेस बेटा हम लोग करेंगे उस क्लास की सारी पीडीएफ आपके साथ शेयर करी जाएंगी। इसी के साथ आपको बेटा डीपीपी डेली प्रैक्टिस शीट्स भी मिलने वाली हैं। आज हमारी पहली क्लास है, हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, सिलेबस को समझेंगे, फ्लूइड को फील करने वाले हैं। तो आज आपको डीपीपी नहीं मिलेगी, मगर कल की क्लास में आपके साथ डीपीपी अटैच होने वाली है, ठीक है ना, अटैच होने वाली है। इसी के साथ आपको वीकली टेस्ट भी देखने को मिलने वाले हैं। तो मेरी पीडीएफ तो मिलेगी, बट सजेशन यही है कि खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है ना, खुद के नोट्स बनाओ। ये एक टीचर का सजेशन है, ठीक है, खुद के नोट्स बनाओ। तो आज का टारगेट क्या है, पहले मैं आपको टारगेट बता देती हूँ। पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सिलेबस के साथ ही मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के एप्लीकेशन पार्ट को दिखाऊंगी कि भैया ये कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है। जितने भी सब्जेक्ट अभी तक इंजीनियरिंग में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा यूज फ्लूइड मैकेनिक्स का है, हर एक जगह।
हमारे सराउंडिंग में भी फ्लूइड है, हमारी बॉडी के अंदर भी फ्लूइड है। हम अगर कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो उस व्हीकल के अंदर भी फ्लूइड हम लोग पुट करते हैं। अगर कोई एयरप्लेन की बात करें या शिप की बात करें, वहां पर भी फ्लूइड है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां फ्लूइड मिसिंग हो, हर एक जगह आपको फ्लूइड देखने को मिलेगा। इवन कोई मशीन भी यूज करोगे तब भी फ्लूइड डालोगे, क्यों? लुब्रिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो हर जगह आपको फ्लूइड देखने को मिलेगा। तो सिलेबस के साथ बेटा एप्लीकेशन पार्ट को भी बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। इसके बाद फ्लूइड का इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट होगा। इंट्रोडक्शन देखेंगे, फ्लूइड क्या है, फ्लूइड के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, और फ्लूइड को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश रहेगी। इसके बाद हमारा चलेगा फ्लूइड प्रॉपर्टीज। बहुत ही झमाझम तरीके से फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ने वाले हैं, तो एनर्जी के साथ यहां पर बने रहिए, ठीक है। चलो भाई, बेसिक से बताएं, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा, बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए एकदम चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो जैसे कि बेटा आपका पहला सेशन है, तो थोड़ा सा सजेशन मेरे एंड से भी ले लो, काम आएगा, ठीक है। देखो, जब भी कभी कई हजार किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ना एक पहला कदम बढ़ाना पड़ता है, और वो पहला कदम अब आपने बढ़ा दिया है। तो अब जो बढ़ा दिया है तो पीछे नहीं हटना है। अगर आप पीछे हटना चाहते हो तो आज ही हट जाना। आज अगर नहीं हटोगे तो फिर अब मैदान छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है ना। लड़ते रहना है, हारोगे चलेगा, हारोगे तो चलेगा, मगर हार के बाद फिर खेलना है, फिर हारोगे फिर खेलना है, फिर हारोगे फिर खेलना है, मगर मैदान छोड़ के घर वापसी नहीं करनी है। तो ये बात पहले आप अपने मन में बढ़िया तरीके से डिसाइड कर लो कि भैया एक बड़ा चीज हासिल करने वाले हैं, असिस्टेंट इंजीनियर बनेंगे, जूनियर इंजीनियर बनेंगे, तो उस हिसाब से फिर आपको प्रिपरेशन लेके अपनी चलनी है, ठीक है। सिलेबस को बेटा सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस बड़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स का। सबसे पहला चैप्टर हम जो कवर करेंगे वो बेटा होगा फ्लूइड प्रॉपर्टीज। इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, फ्लूइड के बारे में जानेंगे, प्रॉपर्टीज, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन क्या होता है, कैपिलैरिटी क्या होती है, वेपर प्रेशर क्या है, कैविटेशन क्या है। बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जिनको आप पढ़ोगे, आप फील करोगे, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, फ्लूइड स्टैटिक। मैम ये फ्लूइड स्टैटिक क्या है? भैया रुके हुए फ्लूइड पर, ठीक है ना, अगर फ्लूइड कहीं पर रुका हुआ है तो वहां पर अगर हम किसी डेप्थ पर जा रहे हैं या किसी हाइट पर जा रहे हैं, प्रेशर कैसे फाइंड आउट करेंगे, या प्रेशर किस तरीके से चेंज हो रहा होगा। मैम क्यों जरूरी है प्रेशर के बारे में जानना? भाई आप सरफेस से एयरप्लेन लेके आसमान में लेके जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप रेफरेंस से ऊपर जाते जा रहे हो तो प्रेशर चेंज हो रहा है ना। तो अगर आप ये बात नहीं जानोगे कि 10 किलोमीटर हाइट पर, ठीक है ना, 10 किलोमीटर हाइट पर कितना प्रेशर होगा, फिर 20 किलोमीटर, फिर 10,000 किलोमीटर हाइट पर कितना प्रेशर होगा, आप अपने जो भी मशीन डिजाइन कर रहे हो, जो भी एयरप्लेन डिजाइन कर रहे हो, उसको कैसे डिजाइन करोगे? आप फ्लूइड के अंदर चले जाते हो, समुद्र के अंदर चले जाते हो सबमरीन लेके, तो जैसे जैसे आप जो अर्थ का रेफरेंस है वो तो हमारी सरफेस है ना, अब आप समुद्र के अंदर जाते जा रहे हो तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, किस स्पीड से बढ़ रहा है, उस हिसाब से आपको डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। इसी के साथ अगर कोई बॉडी फ्लूइड में सबमर्ज है तो फ्लूइड भी तो फोर्सेस लगा रहा है ना, फ्लूइड भी तो प्रेशर डेवलप कर रहा है, तो ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि हमारी बॉडी पर या किसी भी, अगर हम बॉडी पर देखते हैं तो कितना प्रेशर फोर्स डेवलप हो रहा है। तो यहां पर हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में जानेंगे। इसके बाद हमारा नया कंसेप्ट शुरू होगा बॉयंसी एंड फ्लोटेशन का। ये भी बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। अब भाई प्लेन को अगर आप देखोगे तो एयर में कंप्लीटली सबमर्ज्ड है कि नहीं है? पूरा एयर में क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर में पूरा पूरा कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। तो एयर उस पर क्या लगा रही है, फोर्सेस डेवलप कर रही है। तो किस तरीके से फोर्सेस आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर यहीं पर शिप को देखोगे तो शिप तो तैर रही है पानी में ना, शिप तो पानी में तैर रही है, तो शिप पर भी तो, शिप का जो निचला हिस्सा होगा, शिप का जो तल होगा, उस तल पर भी तो फ्लूइड प्रेशर लगा रहा होगा, वर्टिकल प्रेशर फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा। वो सारी चीजें भी तो चेक करनी पड़ेंगी कि अगर बॉडी फ्लोटिंग है तो किस तरीके के फोर्सेस आ रहे हैं, बॉडी अगर कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो गई तो किस तरीके के फोर्सेस आ रहे हैं। तो ये सारी बात का डिस्कशन हमारा बॉयंसी एंड फ्लोटेशन में होने वाला है। कमेंट सेक्शन में 2 मिनट रुक जाओ, मैं आऊंगी, पहले मुझे सिलेबस डिस्कस कर लेने दो, ठीक है भाई।
अब देखो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक फ्लूइड रुका हुआ रहेगा, फ्लूइड मूव नहीं कर रहा होगा, फ्लूइड स्टैटिक होगा, कोई भी मोशन नहीं है, कोई भी मोशन नहीं है तो कोई भी वेलोसिटी नहीं है, कोई भी वेलोसिटी नहीं है तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। ये सारी चीजों की बात हम लोग नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रेशर फोर्स की बात करेंगे कि किस तरीके से फोर्सेस किसी बॉडी पर लगेंगे अगर बॉडी फ्लूइड के अंदर है या फिर फ्लूइड के ऊपर तैर रही है। आई बात समझ में? जल्दी से मुझे बताओ। प्री एंड मेंस दोनों की तैयारी कराएंगे, टेंशन मत लो बेटा, ठीक है ना, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। आपके प्लेटफॉर्म से विदाउट बुक तैयारी हो जाएगी भाई, एक भी किताब फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। एक भी किताब फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मेरी क्लास में आके सिंसियरली मेरी बातों को सुन लेना। अभी तो पढ़ा नहीं है ना मेरे से, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। अभी जब क्लासेस आगे बढ़ेंगी, पढ़ाई करोगे तो बुक भूल जाओगे, कुछ नहीं करना है। डीपीपी मेरे एंड से मिलेगी, पढ़ना आपको सब्जेक्ट मेरे से है, सीखना मेरे से है, और नोट्स भी मेरा ही कंटेंट देख के बनाना है, कोई बुक फॉलो नहीं करना है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की बेटा, फ्लूइड काइनेमैटिक्स शुरू होगा। अच्छा ये काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स में आते ही फ्लूइड फ्लो होने लगेगा। अब जैसे ही फ्लूइड फ्लो होगा तो फ्लूइड में बेटा क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। दुनिया भर के काइनेमैटिक जो भी पैरामीटर होते हैं, काइनेमैटिक पैरामीटर का मतलब क्या है? वेलोसिटी, डेंसिटी, ठीक है ना, एक्सेलरेशन, डिस्चार्ज, ये सारी चीजें पिक्चर में फ्लूइड काइनेमैटिक्स में आ जाएंगी। मगर फ्लूइड काइनेमैटिक्स में हम लोग फोर्सेस की बात नहीं करेंगे। फ्लूइड काइनेमैटिक्स में हम लोग फोर्सेस की बात नहीं करेंगे। मैम ये फोर्सेस कहां से आ गया पिक्चर में? देखो अगर कहीं पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो जरूर उस फ्लो के पीछे कोई रीजन रहा होगा ना। अगर आप सपोज कर लो आप जा रहे थे अपने घर पर, नीचे एक बाल्टी रखी थी, आपका पैर लग गया, बाल्टी पलट गई। अब जैसी बाल्टी पलटी तो फ्लूइड फ्लो होने लगा। तो जो फ्लूइड फ्लो हुआ उसके पीछे का रीजन क्या था? आपके पैर से एक फोर्स लग गया था बाल्टी के ऊपर। तो आपके पैर से जो फोर्स लगा है बाल्टी के ऊपर, वो फोर्स हम डिस्कस नहीं करेंगे काइनेमैटिक्स में। उस फोर्सेस का डिस्कशन कहां शुरू होगा? एनर्जी एंड एनर्जी इक्वेशन में। तो यहां पर आने के बाद बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, वॉर्टेक्स फ्लो क्या होता है, फिर हम लोग मोमेंटम इक्वेशन की बात करेंगे। इंपैक्ट ऑफ जेट यहीं पर आ जाएगा कि अगर कोई जेट है, कोई प्लेट लगी हुई है, उस पर फोर्सेज लग रहे हैं तो कितने फोर्सेज लग रहे हैं, कितना पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, ये सारी की सारी बातें बेटा मोमेंटम इक्वेशन में करने वाले हैं। देन उसके बाद हमारा रियल फ्लो का डिस्कशन शुरू होगा। लैमिनार फ्लो हो गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया, बाउंड्री लेयर कंसेप्ट हो गया, नॉच एंड वियर हो गया, फिर डायमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस। तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है जो नेक्स्ट 1 मंथ में हमें कंप्लीट करना। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में बेटा। देखो पहले ही आप लोगों को बता दिया गया है कि जो भी लिखा जाएगा वो इंग्लिश में लिखा जाएगा, जो भी बोला जाएगा वो हिंदी में बोला जाएगा। तो इस बात पर स्टिक रहना। ऐसे ही पूरी क्लास, पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक ऐसे ही चलने वाली है। अगर कोई ग्रामर टफ आएगी, कोई स्टेटमेंट टफ आएगा तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दे दूंगी, मगर क्लास आपकी ऐसे ही चलेगी। इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी में समझाया जाएगा, ठीक है। चलो मैथमेटिक्स पढ़ी है? हाँ भाई देखो, जब तक हम लोग यहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, ये वाले पोर्शन में नहीं पहुंच रहे हैं, मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लेना, वरना काइनेमैटिक्स में सारे के सारे लोग मर जाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पूरा डिफरेंशिएशन का यूज मैं लेके आ जाऊंगी, और डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा तो काइनेमैटिक्स समझ में नहीं आने वाली। जब ये फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू होगा हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है। हाइड्रोलिक मशीन में बेटा हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? टरबाइन पढ़ेंगे, फिर टरबाइन के क्लासिफिकेशन हो गए, पंप पढ़ेंगे, पंप की क्लासिफिकेशन हो गए, फिर मिसलिनियस इक्वेशन डिवाइसेस को हम लोग देखेंगे, एंड देन उसके बाद हमारा शुरू होगा कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, ठीक है। अरे करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, ठीक है। 1 महीना पूरा एफएम चलेगा, उसके बाद 5 से 7 दिन आपकी हाइड्रोलिक मशीन चलने वाली है, ठीक है। चलो ओपन चैनल फ्लो आपका अलग से होगा, वो सिविल के फैकल्टी आपको अलग से कराने वाले हैं, तो वो ओपन चैनल फ्लो जो है वो फ्लूइड का पार्ट नहीं होने वाला, ठीक है। क्लियर हो गया? स्टार्ट करें सेशन को, रेडी हो सारे के सारे लोग?
हाँ, डिफ्रेंसिएशन नहीं आता ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं यूट्यूब पर जाओ ना, यूट्यूब पर जाओ, मैंने पूरा मैथ्स का, बेसिक मैथ्स का कोर्स कराया है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है ना। आपकी मैथ्स, आप क्या अशोका बैच ए वाले बच्चों की भी मैथ्स वीक थी, मेरे पास पढ़ने आ गए फ्लूइड मैकेनिक्स, अब मैंने शुरू कर दिया बताना, फिर कह रहे हैं कि मैथ्स तो आती नहीं है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x कैसे हो गया। फिर मैंने उनको यूट्यूब पर बुलाया, मैंने कहा आ जाओ मैथ्स पढ़ लो, फिर उनको बेसिक मैथ्स पढ़ाई। जैसे ही उनको बेसिक मैथ्स के मैंने 10-12 लेक्चर्स लिए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और छोटी छोटी बातें बताई, एकदम फ्लूइड मैकेनिक्स में तो ऐसी रफ्तार पकड़ी उन्होंने कि आज उन सारे बच्चों का जो सबसे बेस्ट और फेवरेट सब्जेक्ट है वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया है, ठीक है। बट आपके साथ फायदा क्या है, वही प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, जाके देख लो, पूरी मैथ सीख लो, अभी टाइम है आपके पास, क्योंकि 1-2 हफ्ता तो हमारा अभी ये शुरुआती पार्ट चलेगा, ठीक है ना। तो तब तक आप मैथ्स कवर कर लो, ताकि जैसे ही हम काइनेमैटिक्स में एंटर करें एकदम बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। सिविल के लिए वेटेज कितना है, देखो सिविल के लिए जो वेटेज है 10 से 12 मार्क्स का रहता है, मैकेनिकल के लिए जो वेटेज है वो आपका 28 से 30 मार्क्स तक रहता है। तो सिविल वाले भी ये सब्जेक्ट इग्नोर नहीं कर सकते और मैकेनिकल वाले तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, एक सब्जेक्ट छोड़ दिया तो फेल ही हो जाओगे, मतलब पास होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और सिविल वाले स्टूडेंट भी ये सब्जेक्ट इग्नोर नहीं कर सकते, रीजन बताऊं, सिविल में बच्चा ज्यादा है, वैकेंसीज भी ज्यादा हैं और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, तो सिविल वाले भी इग्नोर नहीं कर सकते और मैकेनिकल वाले तो भूल जाओ भैया, ठीक है। एमसीक्यू के लिए बुक्स वगैरह की बात भी चलो अभी बता देती हूँ आप लोगों को, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले बता दूं, कंटेंट के लिए कोई भी किताब फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सबसे पहला, जैसे अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहला टारगेट तो होना चाहिए एसएससी जेई पीवाईक्यूज बनाओ। मेरे सेशंस देखते जाओ, सीखते जाओ, पीवाईक्यूज में अप्लाई करते जाओ, ये सबसे प्राइमरी एम आपका होना चाहिए। अगर जो बच्चा आरआरबी जेई की तैयारी कर रहा है तो बेटा आरआरबी जेई जो है ये आपका प्राइमरी प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए। इन दोनों किताबों से अगर मन भर जाए, लगे कुछ और कर लें, कुछ नया पढ़ लें, कुछ नए सवाल मिल जाए, तो बेटा इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर पेपर खरीद लेना, ठीक है ना। प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, ये खरीद लीजिएगा, इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। ये 2 वोल में किताब आती है, एक वोल 1 आपको मिलेगा और एक आपको मिलेगा वोल 2, ये दोनों किताबें आप परचेस कर लेना। इतने पीवाईक्यूज मोर देन सफिशिएंट है। इसी के साथ साथ 20 क्वेश्चन की आपको डीपीपी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस शीट मिलेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। ये आप अगर एफएम में सिर्फ देखोगे बेटा तो आपको 300+ क्वेश्चंस मेरे एंड से ही मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, अपार्ट फ्रॉम क्लासेस से कोई मतलब नहीं है। ये 300 सवाल अलग से मिलेंगे, इसकी 20-20 क्वेश्चन की शीट अलग से मिलेगी जो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहले ये एम रखना, इनसे समय बच जाए तो डीपीपी पर चले जाना, इससे भी भर जाए मन और समय बच जाए तो ईएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस यहाँ पर कवर कर लेना। अब थोड़ी समझदारी दिखाओ, मैं यहाँ पर पब्लिकेशन का नाम लूंगी क्या, बताओ, पब्लिकेशन का नाम लूंगी मैं कि इस पब्लिकेशन पर जाओ, उस पब्लिकेशन पर जाओ, समझदारी दिखाओ भैया, जूनियर इंजीनियर बन रहे हो, बिल्कुल एकदम बास की तरह दिमाग चलना चाहिए, है कि नहीं। ये सब सिलेबस कवर हो जाएगा, जितने भी दूसरे स्टेट लेवल के एग्जाम है ना, डीडीए हो गया, एमपीपीजीसीएल हो गया, यूपीपीएससी एई हो गया, ये सब कवर हो जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगी, ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी कि एग्जाम में ही फिट हो जाएगा सारे, ठीक है। तो भैया कोई भी पब्लिकेशन नहीं पूछेगा, जवाब नहीं दे पाऊंगी, एक ब्रांड के प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई हूं, ठीक है। पर्सनली फोन करके पूछोगे तो शायद बता दूं। तो ये पूरा आपका एमसीक्यू का जुगाड़ हो गया जो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। सब हो जाएगा, सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, ले सकते हो राजीव, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट्स कैसे बनाए, परसों वीडियो मिल जाएगी। और अभी फिलहाल के लिए हम सेशन पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन पार्ट को। तो बेटा आप देख सकते हो जितने भी नेचुरल फ्लोज हो रहे हैं ना, वो सारे नेचुरल फ्लोज में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स पिक्चर में आ जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे कहीं पर कोई कैनाल बना हुआ है या कोई नदी है, ठीक है ना, तो वहां पर हम ये देखना चाहते हैं कि इस नदी से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका डिस्चार्ज कितना है, मतलब किस रेट से फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है।
तो वहां पर नॉच एंड वियर का कंसेप्ट आ जाता है। इसी के साथ अगर मैं शिप की बात करूं तो शिप में कौन कौन से कंसेप्ट लग रहे हैं, बॉयंसी का कंसेप्ट लग रहा है, फ्लोटेशन का कंसेप्ट लग रहा है। शिप अगर फ्लूइड में फ्लोट कर रही है कितने फोर्सेस इस पर लगेंगे, कि अभी आपने कभी भी अगर किसी नाव में आप बैठे होगे तो आपने देखा होगा नाव हमेशा ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे हिलती रहती है, ऐसे ऐसे हिलेगी, ऐसे ऐसे हिलेगी, तो रोलिंग करेगी, पिचिंग करेगी, तो हमें इसको भी स्टेबल रखना होता है। मतलब ऐसा ना हो कि ऐसे ऐसे करते करते पलट ही जाए। अगर पलट गई इसका मतलब है हमने सही से डिजाइनिंग नहीं करी है। तो शिप में भी आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा पोर्शन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर और भी बहुत बेहतरीन से कंसेप्ट हैं, जैसे कि मेटासेंट्रिक हाइट हो गई, ठीक है ना, सेंटर ऑफ बॉयंसी हो गया, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ एयरक्राफ्ट या स्पेस क्राफ्ट की बात करें तो होता क्या है, जैसे अगर आप प्लेन को देखोगे, प्लेन के ऐसे विंग्स होते हैं, अगर ये प्लेन है, ये प्लेन है तो ये इसका विंग हो गया। तो जब प्लेन आगे बढ़ रहा है तो फ्लूइड इसके ऊपर से फ्लो होके जाता है, इस विंग को छूते हुए जाता है। तो जब ये इस विंग को छूता है तो इस पे ड्रैग फोर्सेस भी लगाता है, इस पे बाउंड्री लेयर का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ अगर ये प्लेन है तो ऊपर से इस तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में इसमें लिफ्ट फोर्सेस भी आ रहे हैं, बॉयंसी फोर्स भी आ रहा है। तो ये सारी चीजें किस 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 सब्जेक्ट से रिलेटेड है, फ्लूइड मैकेनिक्स से। तो एयरक्राफ्ट हो गया, स्पेस क्राफ्ट हो गया, यहां पर भी फ्लूइड बहुत ज्यादा पिक्चर में आता है। इसके बाद कार्स में भी आपको फ्लूइड मैकेनिक्स दिखेगा। क्यों, जितनी भी लग्जरी कार्स हैं आप देखो, साइज में उसको लंबा बनाते हैं, हाइट में कम बनाते हैं, और एकदम एरोफॉइल शेप का बनाते हैं, मतलब एकदम स्मूथ शेप होता है। पहले अगर आप देखोगे तो डब्बे जैसी गाड़ियां चलती थी, अब डब्बे जैसी गाड़ियों में होता क्या था, गाड़ी आगे बढ़ रही है और प्रेशर फोर्स लगता है। आप भी अगर दौड़ रहे हो, आंधी आ रही है, तो आंधी में आप बहुत स्पीड में नहीं दौड़ पाते हो। क्यों, क्योंकि आंधी के टाइम पर जो एयर है उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो आपके ऊपर क्या करती है, प्रेशर फोर्स लगाती है, आपको ढकेलने की कोशिश करती है। कभी आपको देखना है ना कि प्रेशर फोर्स कैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा प्रेशर फोर्स बढ़ जाएगा। आप क्या करो, गाड़ी चलाओ, ठीक है, और एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो और उसको आगे रख लो और गाड़ी चलाओ। जैसे ही आप गाड़ी चलाओगे इतना ज्यादा प्रेशर आपको फील होगा, इतना ज्यादा प्रेशर फोर्सेस आपको फील होने वाले हैं, क्योंकि आपने क्या करा, कार्डबोर्ड लगा के एरिया बढ़ा दिया। तो ज्यादा एयर कांटेक्ट में आएगी कार्डबोर्ड के, तो क्या होगा, प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, प्रेशर फोर्सेस बढ़ जाएंगे, बेसिकली प्रेशर फोर्सेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कार के केस में भी पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स है, देखेंगे कैसे लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो कहां कहां पर आपको दिखेगा, किस तरीके से ड्रैग आता है, कैसे हम लोग कार का शेप चेंज करते जा रहे हैं ताकि हम कार की स्पीड बढ़ा पाए और ड्रैग फोर्सेस इस कार में कम से कम लगने चाहिए। इसी के साथ पावर प्लांट में भी आपका पूरा फ्लूइड का यूज है, जैसे कि ये आप चिमनीज देख सकते हो, इसमें भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, फ्लूइड फ्लो होके निकल रहा है। अब पावर प्लांट में आपको बॉयलर्स भी देखने को मिलते हैं, बॉयलर के अंदर भी क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। तो हर जगह, इसी के साथ अगर ह्यूमन बॉडी देखोगे तो हमारी पूरी बॉडी में क्या है, वेन्स हैं, वेन्स को क्या बोलते हैं, नसें। अब उस नस के अंदर क्या है, खून बह रहा है, ठीक है ना, ब्लड फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वहां पर भी तो फ्लूइड का फ्लो ही चल रहा है। अब बॉडी के अंदर देखोगे तो हाई प्रेशर है, तभी तो अगर हाथ कट जाता है तो तुरंत ब्लड जो है बाहर आने की कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि फ्लूइड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना चाहता है। जीवन में कोई भी हाई प्रेशर पर नहीं रहना चाहता। हमारी जिंदगी में भी प्रेशर बढ़ता है ना तो टेंशन बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाती है, जिंदगी बहुत मुश्किल से कटने लगती है। तब हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि लो प्रेशर पर आ जाएं, जिंदगी में टेंशन कम कर लें, प्रेशर कम कर लें। इसी तरीके से फ्लूइड भी है, फ्लूइड में और इंसानों में कोई खासा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम सेम तरीके से वर्क करते हैं। हम भी लो प्रेशर पर रहना चाहते हैं, फ्लूइड भी लो प्रेशर पर ही रहना चाहता है। हम भी फ्लो होना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, फ्लूइड भी फ्लो होना चाहता है, ठीक है ना। तो ह्यूमन बॉडीज में भी फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा यूज है। विंड टरबाइन हो गई, इसमें भी फ्लूइड का यूज है। और घरों में जो पाइपिंग सिस्टम है, प्लम्बिंग जो है, पाइप के थ्रू हम लोग फ्लूइड फ्लो करा रहे हैं। कहीं पर अगर हमने ऑयल की फैक्ट्री लगाई है तो पूरा पाइपिंग सिस्टम लगा हुआ है, हर जगह फ्लूइड है, हर जगह फ्लूइड है, ठीक है ना। समझ आया कि नहीं आया? स्क्रीन पे क्या चल रहा है, स्क्रीन पे क्या चल रहा है बेटा? प्रेशर फोर्स मतलब क्या, सब कुछ पता चलेगा, अभी तो बस इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है, ठीक है। सब स्टेबल रहना चाहते हैं, सही का।
चलो सीसी बनाओ अगर यहां तक इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका क्लियर हो गया हो। ठीक है, अभी बेटा कोई भी सवाल आप मत पूछो, क्योंकि कुछ शुरू ही नहीं करा है तो सवाल कहाँ से आएंगे। एकदम जीरो पर बैठो, अभी शुरू कर रही हूँ सेशन को, देखो कि कहाँ जाता है ये सेशन। ठीक है, फिर सेशन के एंड में अपन लोग बातचीत करेंगे कि कितना समझ आया, कितना समझ नहीं आया। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मैटर क्या है। ठीक है ना, फ्लूइड प्रॉपर्टीज बेटा शुरू कर रहे हैं और बात करने जा रहे हैं कि मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर? देखो पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट कर रही है, इंक्लूडिंग अस ऑल्सो, मतलब हम लोगों को भी मिला लो, वो हर एक चीज जिसके पास मास है, मास का मतलब जैसे हमारे पास मास है कि नहीं है, इस पेन के पास मास है कि नहीं है, सबके पास मास है। तो दुनिया में वो सारी की सारी चीजें जिसके पास मास है और जो एक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, जैसे मैं यहां खड़ी हूं ना, तो मैंने आसपास की एयर को हटाया है और हटा के यहां एडजस्ट हो गई। अब जैसे ही मैं इधर जाऊंगी ना तो ये खाली नहीं है, एयर आ गई। अब जैसे ही मैं इधर आऊंगी तो ये खाली नहीं है, एयर आ गई, और यहां पर जो एयर थी उसको मैंने हटा दिया। तो इसका मतलब है कि मैं जो हूं वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हूं। अब ये पेन यहां पर है ना, तो ये पेन का जितना वॉल्यूम है इतनी एयर यहां से हट गई है। जैसे ही मैंने इस पेन को इधर करा, यहां पर एयर आ गई। खाली कुछ भी नहीं है दुनिया में, खाली कुछ भी नहीं है। एक जाएगा तो दूसरा आएगा, इसलिए उदास नहीं होना है। ठीक है ना, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। खाली स्थान को भरिए, याद आया बचपन में सवाल आते थे, खाली स्थान को भरिए, तो खाली स्थान हमेशा भरा जाएगा। ठीक है ना, तो दुनिया में वो सारी चीजें जिसके पास मास है, जिसके पास वॉल्यूम है, जो स्पेस में एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, वो सब कुछ मैटर है। क्या ये बोर्ड मैटर है? हाँ, ये बोर्ड भी मैटर है। क्या ये पेन मैटर है? बिल्कुल। ये माइक मैटर है? बिल्कुल। हम मैटर हैं? बिल्कुल। तो इसका मतलब है दुनिया में जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, सबके पास मास है, सब कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो सब चीज मैटर है। ठीक है, क्या मैम मैटर सॉलिड हो सकता है? हाँ जी हाँ, हो सकता है। मैम मैटर लिक्विड हो सकता है? बिल्कुल, मैटर लिक्विड भी हो सकता है। कैसे मैटर लिक्विड हो सकता है? भाई पानी को देख लो, पानी को ग्लास में लो, तो पानी का क्यों ग्लास भारी हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब है पानी के पास भार है, पानी के पास मास है, और इसी के साथ साथ ग्लास को पानी ने भर दिया, तो इसका मतलब है पानी के पास वॉल्यूम भी है, तो पानी भी हमारा क्या है? मैटर है। मैम गैस क्या मैटर है? बिल्कुल भाई, गैस भी मैटर है। कैसे मैम, कैसे गैस कैसे मैटर हो गई? भाई अपने घर का एलपीजी सिलेंडर जब खाली हो जाता है तो आराम से उठा के नीचे ले जाते हो, और उसके बदले क्या लाते हो? भरा हुआ सिलेंडर लाते हो। तो इसका मतलब क्या है? आपने सिलेंडर के अंदर गैस भर दी है। अब जैसे ही आपने सिलेंडर के अंदर गैस भर दी तो सिलेंडर भारी हो गया, इसका मतलब है मास गैस का फील हो रहा है। और इसी के साथ साथ पूरे सिलेंडर को आप सारी जिंदगी भरते नहीं रह सकते, एक सर्टेन टाइम के बाद गैस का जो सिलेंडर है, ठीक है ना, वो पूरा फुल हो जाता है, और आपको गैस की जो लाइन है, पाइपलाइन है, वो आपको हटानी पड़ती है। इसका मतलब है गैस भी एक सर्टेन वॉल्यूम को क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है। ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या है? एक जगह को हमने घेर लिया। ठीक है ना, जैसे रमेश ने सुरेश के घर को ऑक्यूपाई कर लिया, इसका मतलब है रमेश ने सुरेश के घर को पूरा घेर लिया। ठीक है ना, तो जो मैटर है वो गैस भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है। आई बात समझ में? नहीं, नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना है नोट्स आपको अभी। ठीक है, अभी मेरी बातों को सुनो, क्लास खत्म होगी फिर आधा घंटा बैठ के नोट्स बनाना। ठीक है, फिर आधा घंटा बैठ के नोट्स बनाना। तो देखो बेटा, एनीथिंग दैट हैज मास, वो सारी चीजें, हिंदी वाले बच्चे सुनो, वो सारी चीजें जिसके पास मास है एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह को घेरती हैं, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती हैं, आर नोन एज मैटर, आर नोन एज मैटर। ठीक है, आर नोन एज मैटर। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो सारी के सारी चीजें जिनके पास मास है, जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं या स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, वो सब कुछ मैटर कहलाते हैं।
ठीक है ना, वो सब कुछ मैटर कहलाते हैं। अब मेरी बात बेटा ध्यान से समझिए, अब मेरी बात ध्यान से समझिए। अगर मैं मैटर का क्लासिफिकेशन करूं तो हमने देखा जो मैटर है बेटा वो दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, या तो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या तो लिक्विड और गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो जो मैटर है वो सॉलिड भी हो सकता है, तो पहला क्लासिफिकेशन हमने क्या कर दिया, सॉलिड का कर दिया झमाझम तरीके से। दूसरा क्लासिफिकेशन बेटा क्या होगा, फ्लूइड, ठीक है ना। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होगा, फ्लूइड हो जाएगा। बात को बहुत ध्यान से समझना, इसी फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड्स। इसी फ्लूइड को क्या बोलते हैं, लिक्विड्स। इसी को ही क्या बोलते हैं, गैसेस। इससे पता चला कि जो गैसेस हैं और ये जो लिक्विड हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं, फ्लूइड्स के एग्जाम्पल हैं। ये किसके एग्जाम्पल हैं बेटा, ये फ्लूइड्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। हम लोग को आपके नोट से शॉर्ट नोट, की नोट बनाना, अरे सब बन जाएगा, टेंशन मत लो। इतना टेंशन पहली क्लास में, अरे नहीं, आराम से बैठना है। और हमेशा याद रखो, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ठीक है। तो यहाँ जितना बच्चा बैठा है बिना किसी टेंशन के आराम से बैठो, सब सिखाऊंगी, सब बताऊंगी। मुझे सब कुछ पता है, मैं 4 साल से यही कर रही हूँ। आपके आने से पहले भी कुछ बच्चे बैठे थे, ऐसी बातें कर रहे थे, 1 हफ्ते के बाद सब सुधर गए, ठीक है ना। उससे पहले भी बहुत बच्चे बैठे थे, ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत बच्चे बैठे थे। तो अपन जो है ना हेडमास्टर है हर चीज का, ठीक है, सब कुछ पता है। गेट एसएससी का सिलेबस सेम होता है, एसएससी का थोड़ा ज्यादा है, गेट का सिलेबस कम है। और एसएससी के क्वेश्चन इजी हैं, गेट के क्वेश्चन टफ है, न्यूमेरिकल्स आते हैं गेट में, ठीक है। फ्लूइड है क्या बेटा, लिक्विड्स आर दी फ्लूइड्स, गैसेस आर दी फ्लूइड्स। लिक्विड्स भी हमारा फ्लूइड कहलाता है, गैसेस भी हमारे फ्लूइड कहलाते हैं। अगर हम बोल रहे हैं फ्लूइड तो इसका मतलब है हमने लिक्विड को भी कवर कर लिया है, हमने गैसेस को भी कवर कर लिया है। अगर मैं बोल रही हूं इस कमरे में फ्लूइड है तो ये अंडरस्टूड है कि इस कमरे में एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है। अगर मैं बोल रही हूं, देखो, अगर मैं बोल रही हूं इस बॉटल में फ्लूइड है, अगर मैं बोल रही हूं इस बॉटल में फ्लूइड है, तो कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड है क्या गैसेस हैं, ठीक है। जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए, ये कौन सा फ्लूइड है, ये कौन सा फ्लूइड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। तो फ्लूइड क्या है, फ्लूइड आपका लिक्विड भी कहलाता है और गैसेस भी कहलाता है। शुरू करने दो, चुप रहो, सवाल कम करो, मेरी बात ज्यादा सुनो तो ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। अब देखो, सॉलिड भी बेटा 2 तरीके के होते हैं, आपको बताती हूं मैं। आज मैं आपको बताती हूं कि जो सॉलिड है वो भी 2 तरीके का होता है। अभी पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे, टेंशन मत लो। एक होते हैं आपके रिजिड सॉलिड, एक क्या होता है बेटा, रिजिड सॉलिड, और दूसरा क्या होता है, डिफॉर्मेबल सॉलिड। डिफॉर्मेबल सॉलिड, डिफॉर्मेबल सॉलिड। अब मेरी बात बेटा बहुत ध्यान से सुनना, इतना बेहतरीन क्लासिफिकेशन करा गया है। एक चीज समझो, जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो किसकी ब्रांच है, साइंस की ही ब्रांच है, हर जगह साइंस है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी नाम सुना होगा, वो भी साइंस की ब्रांच है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी नाम सुना होगा, वो भी साइंस है। जब हमने मैटर का क्लासिफिकेशन देखा तब हमको क्या पता चला कि हमारे पास सॉलिड है और हमारे पास फ्लूइड्स हैं, मतलब गैसेस हैं और लिक्विड हैं। द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं ना, वो कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं, एक तो द्रव लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकता है, गैसेस में एग्जिस्ट कर सकता है और सॉलिड में एग्जिस्ट कर सकता है। तो हमने लिक्विड और गैसेस को एक कैटेगरी में डाल के बोल दिया ये फ्लूइड्स हैं, और बाकी सॉलिड्स को दूसरी कैटेगरी में डाल के बोल दिया ये सॉलिड्स हैं। अब सॉलिड में भी हमने 2 तरह के सॉलिड देखे, एक देखा रिजिड सॉलिड और दूसरा क्या देखा, डिफॉर्मेबल सॉलिड। एक देखा रिजिड सॉलिड और दूसरा देखा डिफॉर्मेबल सॉलिड। फिर उसके बाद जो बड़े बड़े रिसर्चर्स थे, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, क्लासिफिकेशन करा। उन्होंने बोला कि जो फ्लूइड की स्टडी होगी उससे बोलेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। आ रही बात समझ में, जो फ्लूइड की स्टडी होगी उसे बोलेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। तो एक सब्जेक्ट, एक ब्रांच निकल के आई फ्लूइड मैकेनिक्स की, जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला
कि जो सॉलिड है वो भी दो तरीके के हैं, एक आपका रिजिड सॉलिड है, एक डिफॉर्मेबल सॉलिड है। अब ये जो रिजिड सॉलिड है, यहां से एक और ब्रांच निकल के आई, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अगर आपको याद हो, जैसे कि आप मॉर्निंग में भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, तो वहां पर हम लोग बॉडी के डिफॉर्मेशन की बात नहीं करते हैं। किसकी बात करते हैं? एनर्जी की, कि एक मास m दूसरे मास m से टकराया, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, कि हमने एक बॉल यहां से उठा के ऐसे फेंकी, तो ये बॉल कितनी डिस्टेंस, कितनी रेंज कवर करेगी और कितनी हाइट कवर करेगी, मैक्सिमम हाइट के लिए किस एंगल से बॉल को इधर से उधर फेंका जाए। हमने बात करी कि एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के ऊपर मोशन करती है तो फ्रिक्शन कितना आता है, मगर कहीं पर बात नहीं करी कि बॉडी डिफॉर्म हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो बॉडी होती है वो आपकी रिजिड बॉडी होती है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो सॉलिड की बात हो रही है वो रिजिड सॉलिड की बात हो रही है। ठीक है, अब दूसरा ब्रांच बनना था कि भैया डिफॉर्मेबल बॉडी को किधर डाला जाए। तब एक और सब्जेक्ट, ब्यूटीफुल सब्जेक्ट सामने निकल के आया, जो आपका था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जहां पर हमने किसकी बात करी? डिफॉर्मेबल सॉलिड की। किसकी बात करी? डिफॉर्मेबल। तभी तो हम बात करते हैं कि कोई बॉडी है, फोर्सेस लग रहे हैं, स्ट्रेसेस कितनी आएंगी, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होगा, इलोंगेशन कितना होगा, डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये सारा पार्ट किसका है? सोम का है। तो चाहे सोम की बात करो, चाहे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करो, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करो, ये तीनों ही साइंस की ब्रांच है। फ्लूइड मैकेनिक्स स्पेशली फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैसेस के साथ डील करती है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्पेशली रिजिड सॉलिड के साथ डील करती है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिफॉर्मेबल सॉलिड के साथ डील करती है। समझ आया कि नहीं आया? ह्यूमन बॉडी कौन सा सॉलिड है? देखो, ह्यूमन बॉडी कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना रोहित कुमार? ह्यूमन बॉडी क्या है? कॉम्बिनेशन है। हमारी बोन्स देखोगे तो सॉलिड है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो लिक्विड है। तो हम कोई ऐसा नहीं है कि हम सॉलिड कहलाएंगे या हम लिक्विड कहलाएंगे, हम तो कॉम्बिनेशन है ना। चलो, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आई बात समझ में? सीसी बनाओ फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। डिफॉर्मेबल सॉलिड, डिफॉर्मेबल सॉलिड का मतलब होता है कि वो सॉलिड जिन पर अगर आपने फोर्स लगाया, जैसे कि एक कोई सॉलिड है, इस पर आपने क्या करा? फोर्स लगाया, ठीक है ना। एक फोर्स लगाया, सपोज कर लो एक फोर्स F लगा दिया, तो ये बॉडी की अगर लेंथ L है तो ये बॉडी अपनी लेंथ को क्या करेगा? चेंज कर देगा। अपनी लेंथ को क्या करेगा? चेंज कर देगा। मतलब अगर आपने इस तरीके से फोर्स लगाया तो पहले बेटा लेंथ कम थी, फिर आपने इसको खींच के बड़ा करने की कोशिश करी तो लेंथ L डैश हो गई। F फोर्स लगाने से इसकी लेंथ बढ़ गई। तो अगर बेटा लेंथ या घट गई, अगर इसको दबाओगे तो लेंथ घट भी सकती है, तो या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। अगर बढ़ गई या घट गई तो डिफॉर्मेबल सॉलिड कहलाएगा। और अगर कोई भी चेंज नहीं हुआ, मतलब जो फाइनल लेंथ थी वही इनिशियल लेंथ रही, तो रिजिड सॉलिड कहलाएगा। इसी के साथ एक बच्चा लिख रहा है प्लाज्मा क्या है। देखो, ये द्रव ही होता है, बेसिकली मैटर ही है, मगर जब हम एकदम हाई टेम्परेचर पर द्रव को लेके जाते हैं तब हमें एक और नई स्टेट मिलती है। ठीक है, तो अगर मैं फोर्स लगाऊंगी तो हो सकता है ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाए,
हो सकता है ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाए, मगर जैसे ही मैं फोर्स हटा लूंगी तो इसके अंदर होने वाला डिफॉर्मेशन बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने फ्लूइड पर फोर्स लगाया तो क्या होने वाला है, फाइनाइट डिफॉर्मेशन, मतलब एक लिमिट तक डिफॉर्मेशन होगा। ऐसा नहीं है कि फोर्स लगाया तो पेन डिफॉर्म होते 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 एक पेन का एंड इधर दीवार से लड़ गया, एक पेन का एंड उधर दीवार से लड़ गया, ऐसा नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो फाइनाइट डिफॉर्मेशन मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर किसी भी सॉलिड बॉडी को आपको डिफॉर्म करना है तो अच्छा खासा लोड लगाना पड़ेगा। देखो अभी मैं इस पेन में लोड लगा रही हूं मगर पेन डिफॉर्म नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्यों पेन डिफॉर्म नहीं कर रहा है? क्योंकि ये पेन की स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू माई फोर्स। मतलब मैं जितना फोर्स लगा रही हूं अगर उससे अगर आप इसके रेजिस्टिंग फोर्स की तुलना करोगे, इसकी स्ट्रेंथ की तुलना करोगे तो वो बहुत ज्यादा है। इसी वजह से तो देखो फोर्स लगा रहे हैं मगर पेन डिफॉर्म नहीं हो रहा है। इसको डिफॉर्म करने के लिए हमें एकदम इनफ अमाउंट ऑफ लोडिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके ये पेन आपका डिफॉर्म होगा, उसके बाद जाके ये पेन आपका डिफॉर्म होगा। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर हम किसी सॉलिड की बात करते हैं बेटा, सपोज कर लो कि हमारे पास ये एक सॉलिड है, ठीक है, किसी सरफेस पर रखा हुआ है, किसी सरफेस पर रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, और हमने क्या करा, हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया। चलो एक फोर्स लगाते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बेटा एफ फोर्स लगाते हैं। जैसे ही आप एफ फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये बॉडी ऐसे डिफॉर्म होगी, मतलब ऊपर के दोनों एंड जो हैं वो इधर भागेंगे, क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो जैसे ही आप इसको ऑब्जर्व करोगे बेटा, ध्यान से देखो क्या होगा, ध्यान से देखो क्या होगा। जैसे ही आप इसको बेटा ऑब्जर्व करोगे तो क्या होने वाला है, ये बॉडी कुछ इस तरीके से डिफॉर्म कर जाएगी। ये वाला एंड और आगे भाग जाएगा, ये वाला एंड भी आगे भागेगा, और नीचे से तो ये क्या है, सरफेस के साथ जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से बॉडी में आपको डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। किसकी वजह से, ये जो फोर्स आपने बेटा लगाया था, कौन सा फोर्स लगाया था, ये एफ फोर्स यहां पर आपने अप्लाई करा था, एफ फोर्स। तो आप देख सकते हो यहां पर आपको फाइनाइट डिफॉर्मेशन देखने को मिल गया। बॉडी इस डायरेक्शन में डिफॉर्म हो गई, बॉडी इस डायरेक्शन में आसानी से डिफॉर्म हो गई, मगर ये डिफॉर्मेशन फाइनाइट है। फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब समझो, इनफाइनाइट का मतलब अनगिनत और फाइनाइट का मतलब गिनत, मतलब जिसको हम गिन सके, जिसको हम मेजर कर सके। इनफाइनाइट को क्या है, एकदम फोर्स लगाया तो डिफॉर्म होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। ये चीज सॉलिड में आपको देखने को नहीं मिलने वाली, ठीक है, ये चीज बेटा सॉलिड में आपको देखने को नहीं मिलने वाली। अब फ्लूइड की बात करते हैं। फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है बेटा, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करेगा अंडर द एक्शन ऑफ shear फोर्स, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज। इस बात को समझो बेटा, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लूइड है क्या, ठीक है ना। तो फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करेगा। मैम कंटिन्यूअसली डिफॉर्म का मतलब क्या है, सपोज कर लो आप किसी दिन बहुत उदास थे, ठीक है ना, और आप चले गए किसी नदी के किनारे। अब वहां आप बैठे हुए थे आराम से, आपने देखा साइड में एक पत्थर पड़ा है, पत्थर आपने पानी में फेंका, तो क्या हुआ वहां पर, तुरंत क्या होगा, ऐसे ऐसे रिंग्स बनने लगेंगी। आपने देखा होगा नदी किनारे तो सभी लोग गए होंगे, हम सभी लोग छोटे छोटे विलेजेस से बिलोंग करते हैं जहां पर कहीं ना कहीं तालाब और नदी देखने को मिल जाएगी। जब आप पत्थर डालते हो तो क्या होता है, रिंग्स बनती हैं, रिंग्स बनती हैं, रिंग्स बनती हैं, तो पता चल रहा है कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो अगर आप बड़ा पत्थर डालोगे तब भी रिंग्स बनेंगी, ज्यादा रिंग्स बनेंगी और फ्लूइड दूर दूर जाएगा, और अगर आपने छोटा सा पत्थर डाल दिया तब भी फ्लूइड फ्लो होगा। तो इससे पता चलता है, इससे पता चलता है बेटा कि जो फ्लूइड है, एक तो ये कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता है, फ्लूइड डिफॉर्म होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि अगर आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे ना, थोड़ा सा भी नेग्लिजिबल अमाउंट, तब भी फ्लूइड आपका फ्लो कर जाएगा। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो अगर आपके आसपास कोई एक गिलास पानी रखा हो, उस पर ऐसे ऐसे थोड़ा सा फोर्स ऐसे हाथ से लगा के देख लो, ऐसे थोड़ा सा फोर्स लगा के देख लो, या थोड़ा सा ग्लास को टच ही कर लो, आपका फ्लूइड हिल जाएगा, आपका फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? सीसी बनाओ अगर यहां तक सभी लोगों को क्लियर हुआ हो, जल्दी से सीसी बनाओ भाई।
तो इस तरीके से आप फ्लूइड और सॉलिड में डिफरेंसेस देख सकते हो। अब फ्लूइड के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे बेटा, जैसे कि लिक्विड्स हो गया एंड गैसेस हो गया, ये दोनों किसके एग्जांपल्स हैं, ये दोनों ही आपके फ्लूइड के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, एक बार और फ्लूइड को बता देते हैं। बिल्कुल, फ्लूइड बेटा क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो लगातार डिफॉर्म करता है, लगातार। जैसे आपने फ्लूइड पर कोई भी फोर्स लगाया, फ्लूइड बहना शुरू करेगा और बहता जाएगा, बहता जाएगा, बहता जाएगा, फ्लूइड रुकेगा नहीं। कई बार आपने देखा होगा, अगर जमीन पे कहीं पर एक मग में कोई पानी रखा है, आपका पैर पड़ गया, पानी गिरता है तो हर जगह फैलने लगता है, दूर तक फ्लो करता है। सॉलिड ऐसा बिहेवियर शो नहीं करता है, ऐसा बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड ही शो करता है। मतलब लिक्विड और गैसेस ही ऐसा बिहेवियर आपको शो करती हैं। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई कि सॉलिड में मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया कि भैया ये पेन है, मैं अगर इसको डिफॉर्म करना चाहती हूं, मुझे एक अमाउंट ऑफ फोर्स इसमें लगाना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं लगाऊंगी वो अमाउंट ऑफ फोर्स तो ये डिफॉर्म नहीं होगा। जैसे कि पेन आपके सामने है, मैं फोर्स लगा रही हूं, ये डिफॉर्म नहीं हो रहा है, फोर्स लगा रही हूं, ये डिफॉर्म नहीं हो रहा है। इससे पता चलता है कि भैया किसी सॉलिड को अगर डिफॉर्म करना होगा तो एक अच्छा खासा फोर्स देना पड़ेगा। वो सॉलिड बॉडी पर डिपेंड करेगा कि भैया सॉलिड बॉडी किसकी बनी है, प्लास्टिक की बनी है कि कास्ट आयरन की बनी है कि माइल्ड स्टील की बनी है। आ रही बात समझ में? बट हमें अच्छा खासा फोर्स लगाना पड़ेगा। लिक्विड के केस में, गैसेस के केस में ऐसा नहीं है। अगर मैं एक भाषा में बोलूं तो फ्लूइड के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे ना तो फ्लूइड फ्लो कर जाएगा, थोड़ा सा भी। ठीक है, डिफॉर्म मींस का मतलब है शेप चेंज हो जाना, आगे बढ़ जाना। जैसे कि अगर ये पेन है, मैं इसे बहुत ज्यादा फोर्सेस लगा दूं तो ये इसका शेप नहीं रह जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि बॉडी डिफॉर्म हो गई। ठीक है, समझ आ रही बात? ठीक है, सॉलिड में फोर्स अगर हम हटा देंगे तो सॉलिड इलास्टिक पॉइंट तक अपनी इनिशियल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगी। ठीक है, शेयर फोर्स वगैरह भी सारी चीजें आपको बताऊंगी, टेंशन मत लो। ठीक है, बहुत बेहतरीन समझा रहे हैं, चलो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं लिक्विड एंड गैसेस की तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सॉलिड और फ्लूइड में क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर ध्यान से सुनोगे ना तो बेहतरीन तरीके से बेटा आप अपने दिमाग में इसको चपका पाओगे। ठीक है, बेहतरीन तरीके से सब चपका पाओगे। मैंने क्या बोला बेटा कि मैटर है। ठीक है, मैटर है, दो तरीके का है, या तो सॉलिड हो सकता है, ठीक है, या तो क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। सॉरी, लिक्विड नहीं, फ्लूइड बोल देते हैं, फ्लूइड हो सकता है, क्योंकि फ्लूइड बोलने से लिक्विड और गैसेस दोनों ही क्या होंगी, कवर हो जाएंगी, है कि नहीं है? तो अपन का टेंशन ही खत्म हो जाएगा, अपन लोगों का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। देखो बेटा बहुत ध्यान से समझो इस बात को। ठीक है, चलो, या तो सॉलिड होगा मैटर आपका, या तो आपका फ्लूइड होगा। ठीक है, अब यहां पर हमको एक चीज समझ आती है, सभी लोगों ने सोम में कहीं ना कहीं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम? फ्लूइड कहां तक बहकर जाएगा, ये कोई सवाल है रॉयल? है फ्लूइड कहां तक बहकर जाएगा? ये तो फोर्स पर डिपेंड करेगा ना कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो, उसी हिसाब से फ्लूइड बहता चला जाएगा। जितना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करोगे उसी हिसाब से फ्लूइड आपका बहेगा। अब कहां तक बहकर जाएगा ये तो फ्लूइड को खुद नहीं पता है, ये तो प्रेशर पर डिपेंड करता है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लूइड फ्लो होता है। आज पहली क्लास है इसलिए सुनने की कोशिश करो, सवाल कम करो। ठीक है, कह रहा है फ्लूइड कहां तक बहकर जाएगा, वाह बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जरूर पढ़ा होगा, जो हम सोम में पढ़ते हैं। जब आपकी सोम स्टार्ट होगी तब भी आप ये डायग्राम पढ़ोगे। माइल्ड स्टील का बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बेटा बन के आता है। और इसी में ही आपने एक पॉइंट पढ़ा था, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इलास्टिक पॉइंट। पता है सभी लोगों को इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इलास्टिक पॉइंट। अच्छा, इलास्टिक पॉइंट क्या दिखाता है? इलास्टिक पॉइंट दिखाता है कि अगर हमने इलास्टिक पॉइंट तक किसी भी बॉडी को लोड करा
ये इलास्टिक स्ट्रेस यहां पर मिल जाएगी और यहां पर आपको इलास्टिक स्ट्रेन मिल जाएगी। ठीक है, तो इलास्टिक पॉइंट बेटा हमको ये दिखाता है कि अगर आपने इस पॉइंट तक लोडिंग करी, कोई आपने बॉडी ले ली, सपोज कर लो ये कोई सॉलिड बॉडी है हमारे पास, ठीक है, ये सॉलिड बॉडी है, आपने इस पे फोर्स लगाया इलास्टिक पॉइंट तक और फोर्स हटा लिया, तो ये बॉडी क्या करेगी, अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस चली जाएगी। मतलब सॉलिड बॉडी क्या करती है, एक ऐसा बिहेवियर दिखाती है कि अगर आपने इलास्टिक पॉइंट तक लोडिंग करी और फोर्स हटा लिया तो बॉडी अपनी जो ओरिजिनल अवस्था होगी ना, इनिशियल अवस्था, उस पर वापस चली जाएगी। उस पर क्या होगा बेटा, वापस चली जाएगी। बट फ्लूइड को अगर आप देखोगे ना तो फ्लूइड ऐसा नहीं करता है। फ्लूइड कभी भी अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस नहीं जाता है। एक बार आपसे हाथ से बोतल फिसल गई और पानी गिर गया तो वो पानी फैलता ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा वो सिमट के वापस से बोतल में आ जाए। आ रही बात समझ में कि नहीं? मगर सॉलिड बॉडी ऐसा बिहेवियर शो करती है, हम इस पे लोड लगाएंगे, इलास्टिक पॉइंट तक हटा लेंगे, सॉलिड बॉडी वापस से अपनी ओरिजिनल जो पहले की अवस्था होगी उसमें वापस चली जाएगी, फ्लूइड नहीं जाएगा। ठीक है ना, फ्लूइड बेटा नहीं जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सॉलिड शो फाइनाइट डिफॉर्मेशन, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है ना, ये बात तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। सॉलिड शो फाइनाइट डिफॉर्मेशन, मतलब सॉलिड क्या करता है, फाइनाइट का मतलब एक लिमिटेड अवस्था में ही अपनी बॉडी को डिफॉर्म करेगा, शेप को चेंज करेगा, बहुत ज्यादा करता ही नहीं चला जाएगा। ठीक है, फ्लूइड में क्या होगा, फ्लूइड डिफॉर्म कंटिन्यूअसली, मतलब लगातार बहते ही जाएंगे, फोर्स लगाते जाओगे बहते ही जाएंगे, फ्लूइड डिफॉर्म कंटिन्यूअसली। ठीक है ना, देखो एक चीज से और समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर ये कोई बॉडी है, आप एक कांस्टेंट फोर्स एफ लगा रहे हो, ठीक है, तो इस कांस्टेंट फोर्स एफ पर आपको एक कांस्टेंट डिफॉर्मेशन मिल जाएगा। मतलब आपने एफ फोर्स लगाया बॉडी पर और उस एफ फोर्स की वजह से जितना भी इसका लेंथ या डायमीटर या अदर डायमेंशन चेंज होनी होंगी हो जाएंगी। मगर यही सेम एफ फोर्स बेटा, सपोज कर लो कहीं पर फ्लूइड भरा हुआ है, इस तरीके से फ्लूइड है और यही एफ फोर्स आपने इस तरीके से यहां पर लगा दिया, तो ये एफ फोर्स पर कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन देगा, कंटिन्यूअसली फ्लूइड आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, जबकि सॉलिड बॉडी कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ेगी। इस एफ फोर्स पर उसको जितना डिफॉर्मेशन देना होगा दे देगी, फिर रुक जाएगी। ठीक है ना, इस एफ फोर्स पर उसको जितना डिफॉर्मेशन देना होगा दे देगी, उसके बाद ये रुक जाएगी, जबकि फ्लूइड नहीं रुकने वाला, फ्लूइड नहीं रुकने वाला। तो दूसरा पॉइंट यहां पर मैं ऐड कर रही हूं जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सॉलिड ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। Solid try to regain its original position after removal of load। ठीक है ना, आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, जैसे ही आप बेटा लोड हटा लोगे सॉलिड अपनी ओरिजिनल अवस्था में वापस चली जाएगी। जबकि यहां पर इसकी बात करें, ठीक है, फ्लूइड डज नॉट इवन ट्राई टू regain its original position। फ्लूइड कोशिश भी नहीं करता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाने की, फ्लूइड कोशिश ही नहीं करता है। एक बार फ्लो हो गया तो फिर वो फ्लो हो गया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर कभी भी वापस नहीं जाने वाला। अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे क्या होगा, कभी भी ये वापस नहीं जाने वाला। यहां तक सभी लोगों को समझ आया? जल्दी से बताओ, आपका चैट रुक रहा है, एक बार मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? हाँ,
अगर इलास्टिक पॉइंट के बाद कंटिन्यूअसली सॉलिड में फोर्सेस लगाते हो तो वो फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मिलता है, परमानेंटली बॉडी क्या करती है, डिफॉर्म करती है। ये कंसेप्ट आपका सोम का है, ठीक है। चलो चलो और आगे बताओ भाई, सीसी बना दो सारे के सारे लोग। ये पार्ट आपका किसका है, सोम का है। सॉलिड बॉडी हम सोम और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अप टू इलास्टिक पॉइंट, बिल्कुल, तभी तो इलास्टिक पॉइंट लिखा है ना। इलास्टिक पॉइंट के बाद फोर्सेस लगाओगे तो फिर वो क्या होगा, डिफॉर्मेशन देगा, और वो भी परमानेंट डिफॉर्मेशन देगा, ठीक है। फ्लूइड पर शियर फोर्स कैसे लगेगा, देखो भाई फ्लूइड पे शियर फोर्स कैसे लगते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा आगे जाके डिस्कस करते हैं, बट अभी आप इंटरेस्टेड हो तो हम बता देते हैं। अगर हम मान लें कि दो प्लेट है और इसके बीच में क्या है, फ्लूइड है, ठीक है ना। इसके प्लेट में बेटा क्या भरा हुआ है, इसके प्लेट में आपका फ्लूइड भरा हुआ है इस तरीके से। एक प्लेट आपकी क्या है बेटा, फिक्स है, ये नीचे वाली प्लेट को हम फिक्स कर देते हैं, ये नीचे वाली प्लेट को हम इस तरीके से फिक्स कर देते हैं और ऊपर वाली प्लेट को मूव करा देते हैं। तो जैसे ही ये ऊपर वाली प्लेट बेटा मूव करेगी इस डायरेक्शन में, सपोज कर लो हमने v वेलोसिटी से मूव करा दिया, तो जो फ्लूइड की लेयर होगी, ठीक है ना, जो फ्लूइड की लेयर होगी जो प्लेट के कांटेक्ट में होगी, ये भी इसके साथ आगे चल देगी, जिसकी वजह से क्या आएगा बेटा, एक फोर्स आपने डेवलप करा इस तरीके से, एक फोर्स आपने डेवलप करा इस तरीके से, एफ फोर्स, और इसी फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, फ्लूइड आपका आगे बढ़ जाएगा। तो डायरेक्ट फ्लूइड पर आप फोर्स नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो गैसेस हैं, लिक्विड्स हैं। हम कैसे लगाते हैं, हम एक दूसरी बॉडी की हेल्प से इस पर फोर्सेस अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे कि लिक्विड्स और गैसेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। मतलब फ्लूइड की बात करें तो दो एग्जांपल है ना, लिक्विड और गैसेस। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। क्या समझ नहीं आया बेटा, ठीक है। गौशल राजा अभी नो स्लिप कंडीशन तक पहुंचे कहाँ हैं, पहले ही बता दें। ऐसा करो, एक काम करते हैं, क्लासेस नहीं करते हैं, आप टॉपिक्स बताओ, नो स्लिप कंडीशन फटाफट बता देते हैं, ठीक है। और दो चार टॉपिक बताओ, क्या क्या सुनना है, क्या क्या जानना चाहते हो, ठीक है। शेयर फोर्स भी अभी एक्सप्लेन करेंगे। फ्लूइड क्या है, लिक्विड्स और गैसेस को ही फ्लूइड बोलते हैं। एक कैटेगरी बना दी लिक्विड और गैसेस की, जिसको हमने फ्लूइड बोल दिया। फ्लूइड कुछ भी नहीं है, लिक्विड और गैसेस हैं, ठीक है। NHPC सिलेबस सब इसी में कवर हो जाएगा बेटा, कुछ अलग से नहीं होता है। सब्जेक्ट को पढ़ना सीखो, एग्जाम के पीछे मत भागो, ठीक है। थोड़ा हिंदी में भी हेडिंग बेटा, देखो हिंदी में मैं समझा दूंगी, मेरी हिंदी बहुत खराब है, ठीक है। मैं हिंदी बोल लेती हूँ मगर हिंदी लिखवाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब लिक्विड और गैसेस को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। इतनी देर से समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करो, ठीक है। स्टडी ऑफ सॉलिड ओनली, सोम में पढ़ोगे ना, सॉलिड की बॉडी की ही बात करेंगे, ठीक है। सॉलिड समझ नहीं आया तो सॉलिड आप सोम में समझ लेना, यहाँ तो फ्लूइड पढ़ने आए हो ना, तो फ्लूइड पढ़ लो, ठीक है। कुछ कन्फाइंड अनफाइंड नहीं करना होगा, ठीक है। चलो 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 चलो, फ्लूइड मैकेनिक्स की बेटा बात करते हैं। सबसे पहले फ्लूइड में दो क्लासिफिकेशन आपने पढ़े, लिक्विड और गैसेस। इन दोनों में क्या चीजें अलग हैं, आप मुझे बता सकते हो कि लिक्विड और गैसेस में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। लिक्विड और गैसेस में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इसको हम समझ सकते हैं। बिल्कुल, देखो लिक्विड्स के पास अगर आप देखोगे तो लिक्विड के पास फ्री सरफेस होती है। लिक्विड के पास बेटा क्या होता है, फ्री सरफेस होती है। फ्री सरफेस का मतलब जानते हो, जैसे कि अगर ये फ्लूइड है, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ना, अगर फ्लूइड में, अगर ये एग्जांपल मैं लिक्विड का ले रही हूं तो आप देख पा रहे हो ना कि ये पानी कहां तक भरा हुआ है। कैसे देख पा रहे हो, क्योंकि फ्लूइड के पास अपनी खुद की सरफेस है, तो आप देख पा रहे होगे कि इसमें जो भी फ्लूइड है सिर्फ यहां तक भरा हुआ है। यहां तक हम कैसे बता पा रहे हैं, क्योंकि यहीं तक फ्लूइड की सरफेस है। इसके बाद क्या है, इसके अंदर एयर है, इसके बाद इसके अंदर क्या है, गैसेस हैं। यहां तक फ्लूइड भरा है, यहां तक लिक्विड भरा है, इसके बाद खाली नहीं है, खाली कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ ना, हर चीज भरी हुई है। तो यहां तक लिक्विड भरा है, इसके बाद आपको खाली दिख रहा होगा, मगर इंजीनियर्स अगर आप हो
तो आपको दिख रहा है कि इसके बाद गैसेस भरी हुई हैं, खाली ये भी नहीं है, इसके बाद गैसेस हैं। और क्या आप देख पा रहे हो गैसेस का कोई फ्री सरफेस देख पा रहे हो कि कहां तक गैसेस भरी हैं? नहीं, कोई भी फ्री सरफेस नहीं है। तो हमको समझ आ रहा है कि लिक्विड्स के पास फ्री सरफेस होती है, गैसेस के पास क्या है? फ्री सरफेस नहीं है, डोंट हैव फ्री सरफेस, डोंट हैव फ्री सरफेस, डोंट हैव फ्री सरफेस। आई बात समझ में? लिक्विड के पास सरफेस है, जैसे कि अगर मैं एक कंटेनर बना के आपको दिखाना चाहूं तो आप उससे भी समझ सकते हो, ठीक है, इससे भी समझ सकते हो बेटा आप आसानी से। एक कंटेनर हम यहां पर बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है, दो हमने क्या लिए? दो इस तरीके से कंटेनर ले लिए, कंटेनर ले लिए बेटा, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं? इसमें लिक्विड भर देते हैं। तो लिक्विड के केस में आपको क्या दिखेगा कि भैया पूरे कंटेनर में सिर्फ यहां तक लिक्विड भरा हुआ है। अगर मैं कंटेनर की हाइट कैपिटल H कर लूं तो इसकी हाइट आपको कितनी मिलेगी? इसकी हाइट बेटा आपको मिल जाएगी स्मॉल h, ठीक है, कि स्मॉल h तक यहां पर लिक्विड भरा हुआ है। अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस का कोई भी फ्री सरफेस आपको देखने को नहीं मिलने वाला। ये गैसेस आपकी अगर कंटेनर खुला होगा तो इस तरीके से बाहर निकलने लगेंगे, ठीक है। और गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, सब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे। एक दूसरे के साथ क्या करने वाले हैं? कोलिजन करने वाले हैं। एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? मोमेंटम का ट्रांसफर करेंगे। ये सब चीजें धीमे धीमे समझोगे, पहली क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है ना, सिर्फ सुनते जाओ। हाँ, बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल, ये सब अनुराग बाद में बात करेंगे, ये सब बातें बाद में होंगी। पहले एक ही क्लास थोड़ी ना है एफएम में, बहुत सारी क्लासेस हैं, 30 क्लासेस हैं, तो आप समझ लो यही सब तो करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमको समझ आ गया। दूसरा कुछ डिफरेंस बताओ आप लोग, अगर आप लोग जानते हो, कुछ डिफरेंस जानते हो भाई? हाँ, बफरिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इसके पास फ्री सरफेस है, इसके पास फ्री सरफेस नहीं है। अब देखो, अगर मैं दोनों की बात करूं ना, इन दोनों के पास ही शेप नहीं है, कोई भी शेप नहीं है। अगर मैं आज ये बॉटल से पानी निकाल के ग्लास में पलट दूं ना तो ये ग्लास का शेप ले लेगा। अगर मैं इसको निकाल के बाल्टी में डाल दूं तो बाल्टी का शेप ले लेगा। अगर मैं इसको निकाल के जमीन पर फेंक दूं तो जमीन का जो सरफेस होगा उसके अकॉर्डिंग ये फ्लो कर जाएगा। तो हमको ये समझ आ रहा है, चाहे इसके अंदर लिक्विड भर दो, चाहे इसके अंदर गैसेस भर दो, इस दोनों का ही कोई भी अपना शेप होता ही नहीं है। जैसे सॉलिड है ना, आप देख पा रहे हो ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसका मतलब सॉलिड के पास शेप है। इससे प्लास्टिक बॉटल को देखो, सिलेंड्रिकल बॉडी है। अगर मैं यहां पर आपको ये मोबाइल दिखाऊं तो क्या है? ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर, एक प्लेट की तरह सॉलिड का शेप है। मगर लिक्विड के पास, गैसेस के पास कोई भी शेप होता ही नहीं है। जिस भी मर्तबान में इसको डालोगे उस मर्तबान का शेप ये ले लेगा। ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप, सुराही में डालोगे तो सुराही का शेप, बॉटल में डालोगे तो बॉटल का शेप। इससे पता चलता है दोनों के पास ही कोई भी शेप नहीं है। नो शेप, नो शेप, कोई भी शेप बेटा यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। हाँ, ये कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल आगे पढ़ेंगे, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है। हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं बेटा कि क्या डिफरेंसेस है। टेक्निकल टर्म तो हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है। चलो, बहुत ही बढ़िया। देखो, एक और डिफरेंस बताती हूं। इसके पास अपना खुद का साइज होता है, इसके पास अपना खुद का साइज होता है। कैसे मैम? इसके पास अपना खुद का साइज कैसे है? देखो, अगर मैं यहां पर इस कंटेनर के वॉल्यूम की बात करूं तो ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसका वॉल्यूम होगा π/4 d², कंटेनर की हाइट है h। मगर इस कंटेनर में रहने वाले लिक्विड की अगर मैं बात करूं, इस कंटेनर में रहने वाले लिक्विड के वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम होगा π/4 d²। जिस हाइट तक लिक्विड भरा है सिर्फ वो हाइट h आप कंसीडर करोगे, ठीक है ना। कितना भरा हुआ है? स्मॉल h। तो क्या टोटल कैपिटल H ले सकते हो? क्या नहीं भाई, इसके बाद तो यहां पर लिक्विड है ही नहीं। अगर लिक्विड है नहीं तो वॉल्यूम भी नहीं होगा उसका। कितना वॉल्यूम है इस लिक्विड का कंटेनर के अंदर? स्मॉल h। तो आप देख सकते हो कि लिक्विड के पास अपना खुद का साइज है। यहां पर इसका वॉल्यूम अलग है, कंटेनर का वॉल्यूम अलग है,
ठीक है। बट अगर आप गैसेस को देखो भैया, जैसे ही गैसेस को अगर 4 मॉलिक्यूल भी डाल दोगे ना, तो ये 4 मॉलिक्यूल भी टहलते टहलते पूरे कंटेनर के हर एक कोने को छूते हुए आएंगे। 5 मॉलिक्यूल डालोगे तब भी ये पूरे कंटेनर को छूते हुए आएंगे। तो अगर मैं मान लूं बेटा कि ये कंटेनर की हाइट h है, तो चाहे यहां पर कंटेनर का वॉल्यूम निकालो, चाहे यहां पर गैस का वॉल्यूम निकालो, अगर ये सिलेंड्रिकल बॉडी है तो π/4 d² h, आपको दोनों का वॉल्यूम सेम देखने को मिलेगा। तो पता चलता है इसके पास अपना खुद का साइज है, इसके पास साइज नहीं है। और साइज का मतलब किससे है? वॉल्यूम से मतलब है कि लिक्विड के पास अपना खुद का वॉल्यूम है, मगर गैसेस के पास अपना खुद का वॉल्यूम नहीं है। जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर का वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, अरे ये सब भूल जाओ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये फलाना ढिमकाना। ठीक है, अभी बताऊंगी, अभी सब एकदम आधी अधूरा ज्ञान पर बैठे हो, अक्ल मत चलाओ। हाँ, इसके पास अपना फिक्स वॉल्यूम है और ये क्या करेगा? कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। कंटेनर क्लोज करना है, क्लोज कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कंटेनर यहां से क्लोज करना चाहते हो तो गैस बाहर नहीं निकलेगी, यहां से भी कंटेनर अगर आप क्लोज कर दोगे तब भी वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे गैसेस की बात करो चाहे आप लिक्विड। वैसे अगर गैसेस रख रहे हो तो कंटेनर तो क्लोज करना ही पड़ेगा, वरना गैस क्या करेगी? निकल के भाग जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से अगर आप देखोगे तो मैंने गैस बाहर निकलते हुए दिखाया है कि कंटेनर क्लोज नहीं है तो गैसेस बाहर निकलेंगे। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ, हड़काते बहुत हैं। नहीं नहीं, हड़काएंगे नहीं भाई, डरना नहीं है किसी को भी। ठीक है बहुत बफरिंग हो रहा है आज। हाँ, कोहेसिव, देखो ये ज्ञान का जो सागर बहा रहे हो ना, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ ज्ञानी बन के बैठना है। ज्ञानी तो तुम्हारे सामने खड़ा है ना, तो तुमको अज्ञानी बनना पड़ेगा। ये ज्ञान का सागर सब उल्टा सीधा है। ठीक है अच्छा, किसी को डर तो नहीं लग रहा है मेरे से? पहली क्लास है, मैम ने पहली क्लास में आके हड़का दिया है। हड़काया नहीं है, ये तो रोज ही चलेगा। मैं तो रोज ही ऐसे पढ़ाने वाली हूँ, बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया। हाँ, गैसेज हैव इनडेफिनेट वॉल्यूम। इनडेफिनेट वॉल्यूम नहीं कह सकते, कह सकते हैं गैसेज हैव द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जिस भी कंटेनर में रखोगे उसका वॉल्यूम गैसेज ऑक्यूपाई कर लेंगी। ठीक है, हाँ, सब अज्ञानी बन के बैठो, क्योंकि मैं 0 से शुरू कर रही हूँ, इसीलिए अभी तक चैप्टर शुरू नहीं करा, सिर्फ मैटर्स के बारे में ही डिस्कशन हमारा चल रहा है क्लियर है? चलो बहुत ही बढ़िया। तो ये कुछ एग्जांपल्स देखे। अच्छा, रिजिड और डिफॉर्मेबल बॉडी का अब तुम लोग इतनी जल्दी बचाते हो, देखो मैंने अलग से स्लाइड ऐड कर रखी थी कि आराम से समझाएंगे रिजिड बॉडी क्या है, डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है। मगर आप लोगों ने क्या करा, जब शुरू करा तभी रिजिड क्या है, डिफॉर्मेबल क्या है। ऐसा मत करो, मुझे पता है क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो बेटा रिजिड बॉडी हमने क्या पढ़ा, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। और यहीं पर मैंने सोचा था कि आपको नॉर्मल फोर्स और शेयर फोर्स दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी बता देंगे। ठीक है ना, दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी बता दें। मगर तुम लोग इतनी जल्दबाजी में, इतने बेसब्रे बच्चे हो, इतने बेसब्रे बच्चे हो, क्या बताऊं। ठीक है, इतना बेसब्रे हो तुम लोग कि क्या बताऊं। मुझे बताने ही नहीं देते हो कोई चीज। सब्र रखो, सब्र। ठीक है, सब समझ आएगा, बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। अच्छा देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात। सपोज कर लो हमारे पास एक बॉडी है। अब बॉडी किससे बनी है? मॉलिक्यूल से मिलके बनी है ना। सारे मैटर्स मॉलिक्यूल से हैं, इसमें भी मॉलिक्यूल है, हम में भी मॉलिक्यूल है, माइक में भी मॉलिक्यूल है, इस कैमरे में भी मॉलिक्यूल है, इस टीवी, इस बोर्ड, सब जगह मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है? मेंस भी कवर होगा, बिल्कुल फ्लूइड मैकेनिक्स में मेंस भी पूरा कवर होगा, और आपको मेंस के क्वेश्चन दिखा भी देंगे, टेंशन नहीं लेना। बस ये पहली क्लास है तो हर चीज नहीं दिखा सकते अभी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंतजार करो। ठीक है, सब्र का फल क्या होता है? कड़वा होता है कि मीठा होता है? देखो, मान लिया कि एक मॉलिक्यूल अल्फा भाई साहब हैं, एक मॉलिक्यूल बीटा भाई साहब हैं, दोनों एक्स दूरी पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं लाल फूल नीला फूल, मैम का लेक्चर ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया, क्या शायरी है। ठीक है, तो देखो बेटा, मैंने क्या माना कि दो मॉलिक्यूल है, एक अल्फा है एक बीटा है, दोनों एक्स डिस्टेंस पर एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। देखो, अल्फा बीटा के बीच में बॉन्डिंग है, किस तरह की बॉन्डिंग है? प्यार वाली बॉन्डिंग है? नहीं,
ये प्यार वाली बॉन्डिंग नहीं है। इंसानों के बीच में क्या है? प्यार वाली बॉन्डिंग है। मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है। मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से बॉन्ड्स बनते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इसी फोर्स की वजह से बेटा दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ एक बंधन में क्या है? बंधे हुए हैं, एक बंधन में बंधे हुए हैं। अब आप आ गए पिक्चर में, आपने कहा ये बंधन मुझे तोड़ना है, ठीक है ना। आप ठहरे अमिताभ बच्चन मोहब्बतें वाले, आपने कहा कि बंधन गुरुकुल का नियम है, कोई बंधन नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपने क्या करा? आपने क्या करा? गुरुकुल के नियम का पालन करने के लिए फोर्सेस लगाए कि भैया ये बंधन टूटना है। मगर आपको पता नहीं था ये मॉलिक्यूल कौन था? कोई बता सकता है? ये बॉडी कौन थी? ये बॉडी थी SRK। उसने बस गाना गा दिया, ठीक है। दुनिया में कितनी हो नफरतें हैं, फिर भी दिलों में है क्या था? चाहते। तो उसने लगा दिया। यहाँ SRK बैठा था, अमिताभ बच्चन को पता नहीं था। तो हुआ क्या बेटा? हुआ क्या कि SRK ने क्या करा? SRK ने क्या करा? अमिताभ की बात मानी ही नहीं, अमिताभ बच्चन जी की बात मानी ही नहीं। और ये बॉन्ड बच्चन साहब भी तोड़ नहीं पाए। फोर्स लगाने के बाद भी ये बॉन्ड बच्चन साहब तोड़ नहीं पाए। इसका मतलब है कि अमिताभ जी ने, ठीक है ना, अमिताभ जी ने फोर्स लगा के ये बंधन तोड़ना चाहा मगर टूट नहीं पाया। यहां पर कौन बैठा था? SRK बैठे हुए थे, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा? आपने फोर्सेस लगाए, दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर गैप चेंज ही नहीं हुआ। अगर मॉलिक्यूलर गैप मॉलिक्यूल्स के बीच में चेंज ही नहीं हो रहा है तो बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? बॉडी की लेंथ चेंज ही नहीं होगी। अब 2 अमिताभ बच्चन जी ले आओ, 6 अमिताभ बच्चन जी ले आओ, लगाते रहो फोर्स, लगाते रहो फोर्स, लगाते रहो फोर्स, बॉडी अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं। क्योंकि बॉडी कौन सा गाना गा रही है? बता सकते हो बॉडी कौन सा गाना गा रही है? तो ये क्या कहलाएगी? रिजिड बॉडी कहलाएगी, रिजिड बॉडी कहलाएगी। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर आप बैठे हुए थे, यहां पर आप बैठे हुए थे, ठीक है। फिर आपके कौन आ गए? पप्पा आ गए। पप्पा ने देख लिया कि भैया यहां पर हमारा जो अल्फा है वो किसी बीटा के साथ बॉन्ड बनाए बैठा है। फिर पप्पा ने निकाली चप्पल, ठीक है ना। पप्पा की तो चप्पल ही काफी थी, है कि नहीं है? पप्पा की तो चप्पल ही काफी थी। उठाई चप्पल और जैसे ही चप्पल उठाई अल्फा बिना चप्पल पहने भागा है भैया, ठीक है ना। जैसे ही पप्पा की चप्पल उठी अल्फा बिना चप्पल पहने भागा है और तुरंत झटपट ये बॉन्ड टूटे हैं। और यहां पर क्या हुआ बेटा? लेंथ चेंज हो गई, लेंथ चेंज हो गई। अल्फा तुरंत भागे इधर, बीटा तुरंत भागे इधर और सारी मोहब्बतें जो थी तेल लेने चली गई, सारी मोहब्बतें जो थी तेल लेने चली गई। तो यहां पर क्या हुआ? जैसी बॉन्ड्स ब्रेक हुए, बॉन्ड टूटे, अल्फा बीटा एक दूसरे से दूर भागे। अब जब अल्फा बीटा एक दूसरे से दूर भागे तो बॉडी की लेंथ चेंज हो गई और जैसे ही लेंथ चेंज हुई बॉडी डिफॉर्म हो गई। अभी ये पेन है, मैं फोर्स लगा दूं, इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, डिफॉर्मेशन मिलता जा रहा है। डिफॉर्मेशन का मतलब ही यही है कि बॉडी का जो शेप है वो लगातार चेंज हो रहा है। अब चेंज हो रहा है इसका मतलब एल डैश जो था वो बढ़ गया और यहां पर सारी मोहब्बतें जो हैं डी एंड हो गई, पिक्चर खत्म हो गई। तो ये क्या है? डिफॉर्मेबल बॉडी है। और ये क्या थी? ये रिजिड बॉडी थी। आई कहानी समझ में? ठीक है। अब देखो रिजिड बॉडी का क्या कोई एग्जाम्पल है? नहीं है भैया। रिजिड बॉडी क्या है? एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, एक आइडियल कंसेप्ट है, हमारे दिमाग में ही एग्जिस्ट करता है, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। क्योंकि किसी की भी चप्पल हो, चप्पल खाने के बाद बॉन्ड कमजोर होंगे ही होंगे, ठीक है ना। किसी की भी चप्पल हो, चप्पल खाने के बाद पहले तो कुछ भी कह लो कि नहीं भाई हम तो बॉन्ड बना के रहेंगे, मगर जैसी उड़ती उड़ती चप्पल आती है ना और सीधा पड़ती है मुंह पे, बस तुरंत सारे बॉन्ड टूट जाते हैं। तो ये क्या है? ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। समझो इस बात को और प्रैक्टिकली अप्लाई करो। रियल कंसेप्ट यही है। और चप्पल से बचना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? आपको बनना पड़ेगा एई, ठीक है ना। जब एई बनोगे तब चप्पल से बच पाओगे और ये बॉन्ड मेंटेन कर पाओगे, वरना टूटेगा ही, वरना टूटेगा ही। ठीक है। चलो चलो, तो अभी ये पिक्चर आपके दिमाग में बेटर तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि मैम
दो तरीके के फोर्सेस जनरली देखने को मिलते हैं, एक होता है नॉर्मल फोर्स, दूसरा होता है शियर फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स और शियर फोर्स। जरा इसके बारे में और बता दो ताकि पढ़ाई करने में, फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ने में तनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे तो सोम में आप पढ़ोगे इसको, मगर मैं भी बता देती हूँ। ठीक है ठीक है, चलो हाँ, टूटेंगे सारे भरम, धीरे धीरे सब टूटेंगे बेटा अभी तो शुरुआत है, अभी तो लग रहा होगा ऐसा है। आ जाओ, इधर आ जाओ, अभी निकल आओ अपने दुख दर्द से, सब निकल आओ। मुझे पता है कि तुम सब लोग खो गए हो अपने दुख दर्द में। ठीक है, इधर आ जाओ। सपोज कर लो कि ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी है। अब सिलेंड्रिकल बॉडी है तो क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? सर्कुलर होगा। क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? सर्कुलर होगा। यहां पर भी यही सिलेंड्रिकल बॉडी बना देते हैं। कैसा होगा? सर्कुलर होगा। कैसा होगा? सर्कुलर होगा। एक और बॉडी यहां पर बना देते हैं। ठीक है, इधर भी ये बॉडी बना लेते हैं। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। ठीक है, नॉर्मल फोर्स बेटा वो फोर्स होता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। लेंथ बिल्कुल कम हो सकता है, यहां पर लेंथ कम करके दिखा देंगे। ठीक है ना, लेंथ कम करके दिखा देंगे चलो देखो बेटा, ध्यान से समझो। यहां पर जो सिलेंडर है, अगर मैं इस पर फोर्स इसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगाऊं, क्रॉस सेक्शन का परपेंडिकुलर क्या होता है? देखो बेटा, क्रॉस सेक्शन का परपेंडिकुलर, ये मान लो क्रॉस सेक्शन है। देखो इसी बहाने आप मेरा आईपैड भी देख पाओगे, है फायदा है कि नहीं है? चलो बेटा, भौकाल, यूपी वाला भौकाल, ये क्या है? सरफेस है। अब इस सरफेस पर आप दो तरीके से फोर्स लगा सकते हो। ध्यान से देखो, इस तरीके से आप इसको अगर ऑब्जर्व करोगे, ये क्रॉस सेक्शन है आपके सामने है और ये फोर्स है मान लो। ठीक है, तो दो तरह से फोर्स लग सकता है, एक परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, और दूसरा क्या है? अलोंग दी सरफेस। मतलब प्लेन, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, या तो इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा या तो इसी प्लेन पर फोर्स लगेगा, इसी प्लेन पर फोर्स लगेगा। ठीक है ना, इसी प्लेन पर फोर्स लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, अगर फोर्स परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है, मतलब ये प्लेन है और ये फोर्स है, तो वो नॉर्मल फोर्स कहलाएगा, नॉर्मल फोर्स कहलाएगा। अब दो तरीके के नॉर्मल फोर्स हो सकते हैं, या तो आपका कंप्रेसिव फोर्स होगा। कंप्रेसिव मतलब जो बॉडी को क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। यहां पर देखो, यहां पर ये बॉडी का फोर्स जो लग रहा है क्या कर रहा है? ऐसे कंप्रेस कर रहा है, ऐसे कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके से कंप्रेस कर रहा है, तो ये क्या है? कंप्रेसिव नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, कंप्रेसिव नॉर्मल फोर्स है। अब यहां पर देखो, अगर मैं ये प्लेन कंसीडर कर लूं, यहां पर ये प्लेन कंसीडर कर लूं और ऐसे फोर्स लगा दूं, तो यही अभी तक लगा रहे थे कि नहीं? तो ये क्या करेगा? प्लेन हो गया, उसके परपेंडिकुलर फोर्स, तो ऐसे खींचने की कोशिश करेगा। कोई भी चीज खींचती है तो क्या आता है? टेंशन आता है। कोई भी चीज खींचती है तो क्या होता है? टेंशन आता है। तो ये फोर्स कहलाएगा टेंसाइल नॉर्मल फोर्स। ठीक है, इसकी वजह से जो स्ट्रेसेस आएंगी वो क्या कहलाएंगी? वो स्ट्रेसेस नॉर्मल स्ट्रेस होगी, जिसे हम सिग्मा बोलते हैं। यहां पर आपको पॉजिटिव नॉर्मल स्ट्रेस मिलेंगी और यहां पर आपको नेगेटिव नॉर्मल स्ट्रेस मिलने वाली हैं। और नेगेटिव नॉर्मल स्ट्रेस को हम प्रेशर भी बोलते हैं, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, जब फ्लूइड में यही कंसेप्ट लेके आएंगे। बहुत ही बढ़िया। ठीक है बेटा, रोहित, मैं हिंदी में बोल तो सकती हूं, हिंदी में लिख नहीं सकती। आप लिखो, आप लिखो, मैं हिंदी में बोलती जा रही हूं, आप लिखते जाओ। ठीक है ना, ये पहली क्लास में ही मैंने बता दिया है, क्योंकि हमको हिंदी में लिखना नहीं आता है, हिंदी में बोलना आता है। हम यूपी से हैं, बहुत ज़बरदस्त हिंदी बोलते हैं, ठीक है, बट लिख नहीं पाते हैं। अब देखो बेटा, अगर मैं प्लेन के अलोंग फोर्स लगा दूं ऐसे ऐसे, तो ये कौन सा फोर्स कहलाएगा? ये शीयर फोर्स कहलाएगा। ये कौन सा फोर्स कहलाएगा? ये शीयर फोर्स कहलाएगा। ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं ये प्लेन ले लूं बॉडी का, यही तो लिया था, और फोर्स कैसे लगा दिया था? ऐसे लगा दिया था। तो अब आप देखो, ये क्रॉस सेक्शन है, इसी के अलोंग, इसी प्लेन पर फोर्स लग रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका शीयर फोर्स कहलाएगा।
ये आपका क्या कहलाएगा, शेयर फोर्स। अब आप मुझे सोच के बताओ, क्या फ्लूइड के ऊपर ऐसा नॉर्मल टेंसाइल फोर्स लगा सकते हैं? बताइए मुझे। हिंदी आती, हिंदी तो बोल रहे हैं, लिखना नहीं आता बेटा मुझे। हाँ लिख लोगे ना, ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। अभी मैं क्या वो इंग्लिश थोड़ी ना बोल रही हूँ, हिंदी बोल रही हूँ बेटा, ठीक है। नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं ऐसे बोतल खोलूं, ऐसे बोतल खोलूं इसमें और इसके अंदर ऐसे हाथ डालूं, फ्लूइड को ऐसे खींच के बाहर निकाल लूं। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? हाथ डालूं बोतल के अंदर और फ्लूइड को ऐसे खींच के बाहर निकाल लूं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, फ्लूइड के ऊपर आप नॉर्मल फोर्सेस, टेंसाइल फोर्सेस, ठीक है ना, नहीं लगा सकते। नॉर्मल फोर्सेस आप लगा सकते हो मगर टेंसाइल फोर्सेस नहीं लगा सकते। हमेशा कौन से फोर्सेस लगाओगे? कंप्रेसिव। कौन से फोर्सेस लगाओगे? कंप्रेसिव। कंप्रेसिव फोर्सेस कैसे लगाओगे? देखो बेटा, ध्यान से समझियो, ध्यान से समझियो, ध्यान से समझियो, ठीक है। सपोज कर लो इसके अंदर क्या है, कोई फ्लूइड भरा हुआ है, इस तरीके से आपने इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगाने हैं। आप एक पिस्टन लेके आए, अब सभी लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हो, इंजन विंजन सब देखे रहे हो, तो सबको पता है कि पिस्टन सिलेंडर क्या होता है, ठीक है ना। ऐसे बेटा पिस्टन लेके आए और इस पिस्टन पर ऐसे फोर्स लगा दिया F, तो ये क्या करेगा, ये इस पूरे फ्लूइड को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, नीचे दबाने की। तो आप इसको नीचे दबा सकते हो मगर ऊपर खींच के नहीं लेके आ सकते। तो हमेशा ध्यान रखो, फ्लूइड के ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस लग सकते हैं मगर टेंसाइल फोर्सेस नहीं लग सकते। इसी के साथ अगर फ्लूइड को फ्लो कराना है, जैसे कि मैं यहां पर दिखाऊं, सपोज कर लो ये आपकी प्लेट है, ठीक है, और यहां पर क्या है, ऐसे फ्लूइड इस प्लेट के ऊपर बैठा है। तो अगर हमें इस फ्लूइड को फ्लो कराना है तो हमें एक और प्लेटवा लेके आना पड़ेगा यहां पर और इस तरीके से प्लेट पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप खुद सोच के देखो, ये प्लेट की जो विड्थ है वो क्या होगा, बोर्ड के अंदर होगा, और फोर्स कैसे लग रहा है, प्लेट के अलोंग। तो कौन सा फोर्स लग रहा है, ये शेयर फोर्स ही तो हुआ, शेयर फोर्स ही तो हुआ। और अगर फोर्स आप ऐसे लगाते, ध्यान से समझो, अगर फोर्स आप प्लेट पर ऐसे लगाते तो क्या होता बेटा, तो ये क्या हो जाता है, ये नॉर्मल फोर्स हो जाता, ये आपका नॉर्मल फोर्स हो जाता, ये नॉर्मल फोर्स कहलाता है कि नहीं, ये नॉर्मल फोर्स कहलाता, ठीक है। ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं, 2 घंटे की क्लास है, एनर्जी के साथ बैठो बेटा, ठीक है। आइस को फ्लूइड में लिया जाएगा, आइस बेटा आपकी सॉलिड बॉडी है, जैसे पिघल जाएगी लिक्विड बन जाएगी तो वो फ्लूइड कहलाएगी, ठीक है। हाँ, वैक्यूम अगर आप क्रिएट करोगे तो प्रेशर डिफरेंस आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। फिर टेंसाइल फोर्स की वजह से फ्लूइड फ्लो नहीं करा, फिर वो वैक्यूम होने की वजह से फ्लूइड फ्लो कर गया। ये सवाल आपका अच्छा है कि वैक्यूम क्रिएट कर देंगे तब तो फ्लूइड भागेगा ना, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से भागा। पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, फिर आपने वैक्यूम कर दिया तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, फ्लूइड फ्लो हो जाएगा। तो टेंसाइल फोर्सेस वहां पर नहीं आए। टेंसाइल फोर्स पिक्चर में तभी आएगा जब आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ, ठीक है। और शियर फोर्स क्या है, कोई भी क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन, इस प्लेन के ऊपर ही फोर्स लगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ये क्रॉस सेक्शन है तो ये टेंसाइल फोर्स है। अब देखो टेंसाइल फोर्स कैसे लगता है, ये अगर ऐसे लगेगा तो इस बॉडी को इधर की डायरेक्शन में डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो ये प्लेट है, इसके ऊपर फ्लूइड है, अब फ्लूइड पर अगर आप शियर फोर्स लगाओगे तो फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ऐसे लगाओगे तो प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये नॉर्मल फोर्स होगा। तो जनरली जब फ्लूइड फ्लो करता है तो शेयर फोर्सेस ही पिक्चर में आते हैं, ठीक है। नॉर्मल फोर्स, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स को नॉर्मल फोर्स बोलेंगे और क्रॉस सेक्शन के अलोंग लगने वाले फोर्सेस को शियर फोर्स बोलेंगे। क्रॉस सेक्शन जो है बॉडी का, उसके परपेंडिकुलरली फोर्स लग रहा है तो नॉर्मल फोर्स है, और जो क्रॉस सेक्शन है बॉडी का उस पर ही उसके अलोंग फोर्स लग रहा है तो शियर फोर्स कहलाएगा, ठीक है। मड किस में आएगा, फ्लूइड में आएगा बेटा, फ्लूइड में आएगा। ये डिस्कस करेंगे, ये आपका जो आयुष टॉपिक है ये टाइप ऑफ फ्लूइड्स का टॉपिक है, ठीक है। अगर आप प्लानर देखोगे तो उसमें ये भी टॉपिक दिया है। लास्ट एग्जाम्पल में अब ये प्लेट पर कंसीडर कर रहे हैं तो ये देखो 3D में आपको लगा के दिखाते हैं। एक ये प्लेट है बेटा, 3D में देखो ना, एक ये प्लेट है, एक इसके नीचे प्लेट है, इस तरीके से इसके बीच में फ्लूइड है। अब ये फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, तो आप मुझे बताओ ना, अगर ये क्रॉस सेक्शन है,
अभी ये क्रॉस सेक्शन मत देखो, ये क्रॉस सेक्शन नहीं है, हम प्लेट को आगे धक्का दे रहे हैं, तो प्लेट पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो इस प्लेन पे लगा रहे हैं, तो प्लेन के अलोंग ही तो फोर्स लग रहा है, ये शेयर फोर्स ही तो होगा, ये नॉर्मल फोर्स थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो फोर्सेस हमें देखने हैं वो एक्चुअल में हमें फ्लूइड के ऊपर फोर्स देखने हैं। प्लेट तो एक बहाना है फ्लूइड को फ्लो कराने का, बट एक्चुअल में तुम देखोगे तो इसकी जो नीचे वाली सरफेस होगी बेटा, ठीक है ना, इसके जो नीचे वाली सरफेस होगी, ये वाली जो सरफेस होगी, इस पर जो फ्लूइड चिपका होगा, भाई जैसे फ्लूइड है, इसके ऊपर एक प्लेट रख दो, ठीक है ना, भगोने में पानी भर लो, उसके ऊपर एक प्लेट रख दो, तो प्लेट की नीचे वाली सरफेस जो कांटेक्ट में आ रही है वही तो फ्लूइड को डिफॉर्म कराएगी आगे, वही तो फ्लूइड को डिफॉर्म कराएगी। अब प्लेट का ये क्रॉस सेक्शन किसी काम का नहीं है, कॉन्टैक्टिंग एरिया जो फ्लूइड के साथ कॉन्टैक्ट बना रहा है वही फ्लूइड को आगे बढ़ाएगा, तो वो तो ये नीचे वाला हुआ ना, ये नीचे वाला ये क्रॉस सेक्शन हुआ, तो ये हमारे काम का है, ठीक है। प्लानर नहीं शो हो रहा है, हो जाएगा बेटा, एक दो दिन देख लो, नहीं होता है तो कॉन्टैक्ट अस पे जाके कंप्लेन कर देना, ठीक है। फ्लूइड में लुब्रिकेटिंग फिल्म का बिल्कुल ले सकते हैं, लुब्रिकेटिंग फिल्म भी फ्लूइड है, ठीक है, और वो डिस्कस करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पूरा उसी पर बेस्ड है। हाँ हाँ एग्जैक्टली सचिन मिश्रा, जब शिप जो है वो फ्लूइड के ऊपर जा रही है तो आसपास का पानी तो छिछला हो जाता है ना, क्योंकि वो फ्लो करने लगता है। अगर शिप आगे बढ़ रही है तो शिप के साथ फ्लूइड भी आगे बढ़ रहा है। फ्लूइड के ऊपर कौन से फोर्सेस लगा रहे हैं? शेयर फोर्सेस लगा रहा है। कौन लगा रहा है? शिप लगा रही है। कौन लगा रहा है? शिप लगा रही है, ठीक है। किसकी क्वालिफिकेशन डिटेल आपको जाननी है? रोशन जायसवाल, ठीक है। आगे चलें। अब देखो तुम लोगों ने बहुत सारा टाइम यहां पर कंज्यूम करा है, तो फटाफट हम लोग आगे चलेंगे, और अब आपको कुछ देर तक बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना पड़ेगा, ठीक है। विस्कस फोर्स बाद में नाम देंगे ना, अभी नाम क्यों देना, अभी तो बस इंट्रोडक्टरी चल रही है कि नहीं। नाम वाम सब आ जाएगा, विस्कस भी आ जाएगा, टर्बुलेंट भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, टेंशन ना लो। अभी जैसे पढ़ा रहे हैं ना, एकदम हवा हवा में है सब चीजें, समझ भी आ रही है, टेंशन भी नहीं हो रही, बस वैसे ही चलने दो, ठीक है। कंसिस्टेंट कैसे रहे अरे भाई जिनको करना है, कुछ काम जीवन में करना है कि नहीं करना है, तो कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा ना। क्लास का पीडीएफ क्लास के साथ ही मिल जाएगा, कल का ओरिएंटेशन सेशन आप देख लो बेटा, पता चल जाएगा। नाले का पानी, तो नाले के पानी की बात करो है, यहाँ हम फ्लूइड दिखा रहे हैं, प्लेन दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों की बातें कर रहे हैं, और ये बच्चा बात कर रहा है नाले के पानी चलो आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। क्या डेफिनेशन लिखी थी फ्लूइड की? फ्लूइड इज द सब्सटेंस, या आर द सब्सटेंस विच डिफॉर्म कंटिन्यूअसली। जो क्या करता है बेटा? फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है, हिंदी वाले बच्चे लिखो, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करता है, ठीक है ना। विच कंटिन्यूअसली, विच डिफॉर्म कंटिन्यूअसली, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करता है। किसके एक्शन में? अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स, एक्शन ऑफ शेयर फोर्स। जब आप फ्लूइड पर शेयर फोर्स लगाते हो, अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स, तो फ्लूइड कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करता है। ये इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो शेयर फोर्स कितना है, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज, हाउ स्मॉल इट इज, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज, ठीक है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता आपने कितना शेयर फोर्स बेटा लगाया है, ठीक है। चलो 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 आगे चलो। अब यहां पर हमने एक चीज आपको बताई एग्जाम्पल्स की, कि आखिरकार फ्लूइड है क्या। तो मैंने आपको यहां पर एग्जाम्पल में बताया, एग्जाम्पल में बेटा बताया सॉलिड, सॉरी लिक्विड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है, एंड गैसेस, एंड गैसेस आर द फ्लूइड, आर द फ्लूइड, ठीक है। सॉलिड नहीं होगा फ्लूइड, क्या होगा? लिक्विड और गैसेस को हम लोग क्या बोलेंगे?
फ्लूइड्स बोलेंगे। इसी के साथ मैंने आपको एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया कि भैया फ्लूइड अगर आगे की डायरेक्शन में फ्लो कर गया तो पीछे कभी नहीं लौटेगा। सॉलिड तो फिर भी इलास्टिक पॉइंट तक अपनी जो उसकी इनिशियल अवस्था था वहां तक पहुंच रहा था, ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर रहा था। फ्लूइड नहीं करते हैं, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें जीरो मेमोरी सब्सटेंस भी बोलते हैं। जीरो मेमोरी सब्सटेंस का मतलब बेटा क्या होता है? जीरो मेमोरी सब्सटेंस का मतलब क्या है कि इनकी कोई भी मेमोरी नहीं है, क्योंकि सॉलिड की मेमोरी है ना, तभी तो उसको याद है कि अच्छा मैं पहले ऐसा दिखता था तो उसी अवस्था में वापस से लौटना है, जैसा मैं पहले दिखता था उसी अवस्था में वापस से लौटना है। फ्लूइड जब कंटिन्यूअसली डिफॉर्म कर रहा है, अगर ग्लास में फ्लूइड है उसे आप बॉटल में डाल दोगे तो फ्लूइड भूल जाएगा कि पहले मैं ग्लास की शक्ल का था। अगर आप उसे बाल्टी में डाल दोगे तो वो भूल जाएगा कि पहले मैं बॉटल की शक्ल का था। अगर आप उसे जमीन पर फेंक दोगे तो वो भूल जाएगा कि पहले मैं बाल्टी की शक्ल का था। आ रही बात समझ में? तो फ्लूइड्स आर जीरो मेमोरी सब्सटेंस। फ्लूइड्स आर जीरो मेमोरी सब्सटेंस। फ्लूइड्स आर जीरो मेमोरी सब्सटेंस। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो गैसेस, चलो इसको ठीक कर देते हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लूइड, जीरो मेमोरी सब्सटेंस। अब मेरी बात ध्यान से समझो, हम मान लेते हैं कि फ्लूइड जो है वो एक प्लेट पर इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैं यहां पर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लूइड के फ्लो की प्रोफाइल बनाने जा रही हूं कि जब भी कभी फ्लूइड फ्लो करेगा किसी भी प्लेट के ऊपर और आप चाहते हो कि प्लेट में यहां पर जब फ्लूइड पहुंच जाए तो कैसा दिखेगा, तो मैं ये आपको बताने जा रही हूं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इनिशियली जो फ्लूइड पार्टिकल थे वो यहां पर कहीं पर थे। ठीक है ना, ये बेटा क्या हो गया? फ्लूइड पार्टिकल हो गए। जब तक वो प्लेट के कांटेक्ट में नहीं आए, प्लेट पर नहीं आए, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। ठीक है ना, अभी ध्यान से मेरी बात को सुनना बेटा, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। तो हमने मान लिया बेटा कि ये यू वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, जीरो मेमोरी सब्सटेंस, हाँ हर्षित याद है मुझे भी, 2021 की बात है, करेक्ट। ठीक है, तो फ्लूइड क्या है? प्लेट के ऊपर इस तरीके से कांटेक्ट में अभी नहीं आया है तो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जैसे ही फ्लूइड आपके प्लेट के ऊपर फ्लो करना शुरू करेगा, प्लेट के साथ बेटा कांटेक्ट बनाएगा, तो जो पहली फ्लूइड की लेयर होगी जो प्लेट के कांटेक्ट में आएगी, ध्यान से समझना, पहली फ्लूइड की जो लेयर होगी जो प्लेट के कांटेक्ट में आएगी वो क्या होगी? वो प्लेट के साथ ही स्टिक कर जाएगी और यहां पर आपको क्या मिलेगा? जीरो वेलोसिटी मिलेगी, क्योंकि अभी हमने मान के रखा है कि जो प्लेट है ये रुकी हुई है। तो जो पहली फ्लूइड की लेयर होगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फ्लूइड को प्लेट के ऊपर फ्लो करा रहे हो तो एक पहली सबसे बॉटम वाली लेयर तो प्लेट के कांटेक्ट में ही आएगी ना, तो वो क्या करेगी? प्लेट की वेलोसिटी गेन करेगी। तो अगर प्लेट रुकी हुई है तो ये लेयर भी आपकी क्या होगी? रुक जाएगी। ये लेयर भी आपकी क्या होगी? रुक जाएगी। और जब यहां पर आपकी वेलोसिटी जीरो होती है तो हम इसे बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। इसे क्या बोलते हैं? नो स्लिप कंडीशन बोलते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? एक एनिमेशन दिखा रही हूं, एक एनिमेशन दिखा रही हूं, इसे देखो, देखो बेटा ध्यान से समझो। यहां पर अगर आप फ्लूइड के फ्लो को ऑब्जर्व करोगे, सभी लोगों को ये विजिबल है होपफुली, ठीक है ना? सभी लोगों को होपफुली ये विजिबल होगा। बहुत ध्यान से समझना, ये बॉटम पर जो आपको दिख रहा है ना, ये प्लेट है, ठीक है? ये क्या है? प्लेट है। और जो छोटे 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 मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं, लगातार प्लेट के ऊपर फ्लो कर रहे हैं। और यहां पर मैंने फ्लूइड की दो लेयर कंसिडर कर ली हैं। आप मॉलिक्यूल्स भी मान सकते हो कि भाई यहां पर हमने कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए थे, ये दो मॉलिक्यूल, दो एडजेसेंट अगल बगल वाले मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। फिर से मैं यहां पर दिखाती हूं, फिर से यहां पर देखो, मैं ये दो अगल बगल वाले मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूं। एक मॉलिक्यूल ये मैंने 1 मान लिया, एक मॉलिक्यूल मैंने ये 2 मान लिया। मैं इसको ही आगे जाके आपको दिखाने वाली हूं कि कैसे ये बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, दो लेयर के बीच में क्या आ रहा है? रेजिस्टेंस, ठीक है? दो लेयर के बीच में क्या आ रहा है? रेजिस्टेंस। तो जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव करेगी तो फ्रिक्शन आएगा ना,
फ्रिक्शन आएगा। ये कौन सा फ्रिक्शन है? ये फ्लूइड फ्रिक्शन है। कौन सा फ्रिक्शन है? फ्लूइड फ्रिक्शन है। आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। तो एक लेयर क्या करती है? दूसरी लेयर के ऊपर मूव करती है। अब फ्लूइड पार्टिकल्स को जरा ऑब्जर्व करो बेटा, फ्लूइड पार्टिकल को ऑब्जर्व करो। अगर आप सरफेस के पास वाले फ्लूइड को देखोगे, धीमे चल रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां पर अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखो, देखो कितना धीमे चल रहा है, देखो कितना धीमे चल रहा है, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो। जैसे ही फ्लूइड के कांटेक्ट, प्लेट के कांटेक्ट में फ्लूइड आया, तो यहां वाले मॉलिक्यूल देखो धीमे धीमे चल रहे हैं। इस मॉलिक्यूल को पकड़ो, देखो कितना स्लो चल रहा है, स्लो चल रहा है, स्लो। और ऊपर वाले मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? तेजी से भाग रहे हैं। ऊपर वाले मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? तेजी से भाग रहे हैं। तो यहां पर हमें क्या पता चल रहा है बेटा? अब तुम ध्यान से समझो, पहली फ्लूइड की लेयर जो प्लेट के कांटेक्ट में आई, वो तो रुक गई, नो स्लिप कंडीशन बन गई। अब होगा क्या? हर एक लेयर दूसरी लेयर अपने जस्ट ऊपर वाली लेयर पे क्या करेगी? रेजिस्टेंस पैदा करेगी कि भैया हम तो रुक गए, तुम भी रुक जाओ। अगर आप 4 दोस्त एक साथ हाथ पकड़ के आगे जा रहे हो, आपका एक दोस्त रुक गया, तो आप लोगों की वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? यस और नो में जवाब दो, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ। क्या आपकी वेलोसिटी चेंज होगी? अगर पहले 4 जो दोस्त थे वो सेम वेलोसिटी यू से जा रहे थे, मगर जो पहला वाला दोस्त था जो प्लेट के कांटेक्ट में आया, वो रुक गया, वो रुक गया, तो बाकी सारे लोगों की वेलोसिटी भी तो चेंज हो जाएगी। तो होता क्या है बेटा? पहली फ्लूइड की लेयर जो प्लेट के कांटेक्ट में आई, वो तो रुक गई, तो नो स्लिप कंडीशन मिली, वेलोसिटी 0 मिल गई। अब इसके बाद क्या होगा? ये वाला फ्लूइड पार्टिकल अपने ऊपर वाले पार्टिकल पर रेजिस्टेंस पैदा करेगा। तो जो इसकी वेलोसिटी पहले थी ना, वो थोड़ी कम हो गई। अब ये अपने ऊपर वाले फ्लूइड पार्टिकल पर रेजिस्टेंस पैदा करेगा। तो जो पहले वेलोसिटी थी, मान लेते हैं पहले सबकी वेलोसिटी यहां पर कहीं पर थी, यहां तक, ठीक है ना। यहां तक का मतलब है पहले ये जो एरो था पूरा यहां टच करना था। यहां पर देखो एरो एक साथ सब टच कर रहे हैं ना, एक साथ सब टच कर रहे हैं कि नहीं? तो यहां पर टच करना था, बट हुआ क्या? वेलोसिटी कम होती गई। अब ये अपने ऊपर वाले पे रेजिस्टेंस पैदा करेगा, ये अपने ऊपर वाले बॉडी पर, अपने ऊपर वाले फ्लूइड पार्टिकल पर रेजिस्टेंस पैदा करेगा। ऐसे अगर आप सारे फ्लूइड पार्टिकल को एक पर्टिकुलर टाइम पर देखोगे, तो ये पार्टिकल कहीं यहाँ पर है, ये पार्टिकल कहीं यहाँ पर है, ये पार्टिकल कहीं यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। पहले सब साथ में चल रहे थे, अब रेजिस्टेंस की वजह से क्या हुआ? सबकी स्पीड अलग 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 हो गई, और जैसे ही सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी प्रोफाइल मिल जाएगी। वेलोसिटी प्रोफाइल क्या मिल गया बेटा? वेलोसिटी प्रोफाइल यहां पर आपको देखने को मिल गई। दिस इज नोन एज द वेलोसिटी प्रोफाइल। आई बात समझ में? अब देखो ध्यान से समझो मेरी बात, एक बार और एक बेसिक एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज कर लो आप 4 दोस्त की जगह 20 दोस्त थे, और सारे के सारे हाथ पकड़ के एक साथ यू वेलोसिटी से चल रहे थे। अचानक से एक दोस्त रुक गया, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी इफेक्ट करेगी? आप बताओ। 20 दोस्त साथ में ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। ये पहला दोस्त, मैं पहली दोस्त हूं जो मैं रुक गई हूं, फिर मेरे बगल में दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, ऐसे करके सारे 20 दोस्त साथ में खड़े और मैं रुक गई हूं। सबसे ज्यादा वेलोसिटी मैं किसकी इफेक्ट करूंगी? सबकी ज्यादा वेलोसिटी मैं किसकी डिस्टर्ब करूंगी? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताओ। लास्ट लेयर ऑफ वेलोसिटी 0 नहीं है, वो तो यू वेलोसिटी से होगा, मेरे जस्ट बगल वाले की। तो देखो यहां पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी इफेक्ट हुई है? ये मैं थी, मैं रुक गई। ये कौन है? ये मैं हूं। ये कौन है बेटा? ये मैं हूं, ठीक है ना। अब यहां पर देखो मैं रुक गई, तो मैंने सबसे ज्यादा किसकी वेलोसिटी इफेक्ट करी? अपने जस्ट बगल वाले की। अब ये जो डिफरेंसेस आए ना, ये आगे जाके प्रोपेगेट होंगे। ये जो मैंने एक हलचल पैदा करी है, खुद रुक के मैंने सबकी वेलोसिटी को चेंज करा है, मेरे बगल वाला सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा, फिर उसके बाद बगल वाला, फिर उसके बाद उसके बगल वाला, फिर उसके बाद उसके बगल वाला। सबसे कम इफेक्ट आपको कहां देखने को मिलेगा? बताइए, सबसे कम इफेक्ट आपको कहां पर देखने को मिलेगा? आप बोलोगे मैम जो 20वें पोजीशन पर खड़ा है ना, सबसे दूर, सबसे कम इफेक्ट आपको उसमें देखने को मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इफेक्ट प्रोपेगेट होते होते 20वां वाला देखे, अरे ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना। सबसे लास्ट वाला 20वां वाला देखे कि भैया ये वेलोसिटी कैसे चेंज होती हुई मेरे तक पहुंच रही है। 20वें वाले को टाइम मिलेगा देखने का कि कैसे वेलोसिटी प्रोपेगेट होके चेंज होते हुए मेरे तक बढ़ रही है।
तो आप देखोगे ना, तो यहां पर आप 99% वही वेलोसिटी आपको मिल जाती है जिस वेलोसिटी से पहले फ्लूइड चला था। जिस वेलोसिटी से पहले फ्लूइड चला था ना, जो सबसे दूर होगा फ्लूइड पार्टिकल, जो सबसे दूर होगा वो 99% वही वेलोसिटी गेन कर लेगा। अब फिर से देखो इस वीडियो को, समझ में आएगा। ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये दो लेयर के बीच में देखो, ये लेयर धीमे चल रही है, ये लेयर तेज चल रही है, ये नीचे वाली लेयर धीमे है, ये तेज है। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। आप देखो जरा, पूरी वीडियो को ऑब्जर्व करो, बहुत ही बढ़िया। अब देखो बेटा, यहां पर नीचे वाले फ्लूइड की वेलोसिटी सबसे कम है और ऊपर वाले हो सकता है इनको कोई फर्क ही ना पड़े, ये आगे निकल जाएं, इनको कोई फर्क ही ना पड़े। तो प्लेट से आप जितना दूर होते जाओगे आपका वेलोसिटी का जो इफेक्ट है ना चेंज होने का, वो कम होता जाएगा। हो सकता है इसके ऊपर जो फ्लूइड हो उसको तो कुछ पता ही ना चले, वो तो यू वेलोसिटी से ही मूव कर जाए, उसको तो कुछ पता ही ना चले। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां चेंज होगी? प्लेट के पास चेंज होने वाली है। सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां चेंज होगी? प्लेट के पास चेंज होने वाली है, और इसके बाद लगातार वेलोसिटी आपकी बढ़ी है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से। जैसे कि हमने सॉलिड में पढ़ा था कि अगर किसी सरफेस के ऊपर कोई बॉडी रखी है, ये अगर आगे बढ़ेगी तो ये जो सरफेस है ये उसके ऊपर क्या करेगी? फ्रिक्शन फोर्स पैदा करेगी। इसी तरीके से एक फ्लूइड पार्टिकल दूसरे फ्लूइड पार्टिकल पर रेजिस्टेंस पैदा करता है। इसी रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। इसी रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो, अगर आइडियल फ्लूइड होता, अगर रेजिस्टेंस ना होता, तो क्या ये वेलोसिटी प्रोफाइल मिलती? सोच के बताओ। अगर मैं ऐसा फ्लूइड ले लूं कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर कोई रेजिस्टेंस पैदा ही नहीं करता है, सॉलिड में भी तो पढ़ते हैं ना, सॉलिड में भी तो पढ़ते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस का मतलब क्या है? एक सरफेस दूसरे सरफेस पर कोई भी रेजिस्टेंस पैदा नहीं करेगी, कोई भी रुकावट पैदा नहीं करेगी। तो अगर मैं यहां पर मान लूं कि मेरे पास एक ऐसा फ्लूइड है कि एक फ्लूइड पार्टिकल दूसरे फ्लूइड पार्टिकल पर कोई रेजिस्टेंस पैदा नहीं करता है, उसकी विस्कोसिटी 0 है, तो क्या ये प्रोफाइल मिलेगी? अभी इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे कि ये पैराबोलिक है कि हाइपरबोलिक है, ठीक है। अभी कोई नाम नहीं देंगे। जैसे जैसे टाइप ऑफ फ्लो बदलेगा, लैमिनार, टर्बुलेंट, तो वेलोसिटी प्रोफाइल भी चेंज हो जाएगी। कभी पैराबोलिक मिलेगी, कभी लॉगरिथमिक मिलेगी, अलग अलग तरीके से। कभी क्यूबिक भी मिल सकती है, कभी 1/7 पावर लॉ को भी फॉलो कर सकती है। बहुत सारी प्रोफाइल एग्जिस्ट करती हैं, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आइडियल फ्लूइड, अच्छा मैम अगर आइडियल फ्लूइड होता तो क्या प्रोफाइल बनती? देखो बेटा, अगर आइडियल होता, मैं यहीं पर बना रही हूं, बाद में मिटा दूंगी, ठीक है, बाद में मिटा दूंगी क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। आइडियल होता तो कोई रेजिस्टेंस ना होता, कोई रेजिस्टेंस ना होता तो सारे फ्लूइड पार्टिकल जहां से जिस वेलोसिटी से चले थे सब सेम सेम वेलोसिटी से चलते रहते, आपको कोई भी प्रोफाइल देखने को नहीं मिलती। तो ये आइडियल फ्लो की कंडीशन बन जाती, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है ना? होपफुली अभी प्रोफाइल क्लियर हो गई होगी। अब ये प्रोफाइल कौन सी है, पैराबोलिक है, लीनियर है, क्यूबिक है, इन सब चीजों से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हमने क्लासिफिकेशन ही नहीं करा है कि कौन सा फ्लो हम पढ़ रहे हैं। हम लैमिनार फ्लो पढ़ रहे हैं कि टर्बुलेंट फ्लो पढ़ रहे हैं कि वॉर्टेक्स फ्लो पढ़ रहे हैं, अभी तो हमने कुछ डिफाइन ही नहीं करा। हम तो इन जनरल बात कर रहे हैं। फ्लूइड प्रॉपर्टी पहला चैप्टर है, इन जनरल देख रहे हैं, आगे जाके यही चीजें ब्रॉड होती जाएंगी, एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे बताओ, हाँ, फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा आइडियल फ्लूइड में, क्यों? क्योंकि भैया आइडियल फ्लूइड के मॉलिक्यूल कोई रेजिस्टेंस ही नहीं डेवलप कर रहे हैं। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या होगा? कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और सारे मॉलिक्यूल्स लगातार सेम वेलोसिटी से मूव करने वाले हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सीसी बनाओ अगर यहां तक सभी लोगों को सब चीजें क्लियर हो गई हूं, ठीक है। अब देखो, ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल आपको मिल रही है, क्यों मिली?
क्योंकि फ्लूइड फ्लो कर रहा था। फ्लूइड फ्लो कर रहा था तो कौन सा फोर्स पिक्चर में होगा? आप बोलोगे कि मैम शीयर फोर्स पिक्चर में होगा। कौन सा फोर्स पिक्चर में होगा? शीयर फोर्स पिक्चर में होगा, क्योंकि शीयर फोर्स की वजह से ही फ्लूइड फ्लो करता है। आज ये बात कांट बांध लो अपने दिमाग में कि शीयर फोर्स की वजह से ही फ्लूइड फ्लो करेगा। क्यों? देखो ना, अगर आप ऐसे कंप्रेसिव फोर्सेस लगाओगे तो आप फ्लूइड को कंप्रेस कर सकते हो, फ्लो नहीं करा सकते। ठीक है ना, फ्लूइड को आप कंप्रेस कर सकते हो, मगर पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, किसी चैनल में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, किसी प्लेट के ऊपर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो हमेशा शीयर फोर्सेस आएंगे, और वो आपने देख भी लिया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, वो आपने देख भी लिया। अब देखो जरा ध्यान से समझो मेरी बात। ठीक है, अब ध्यान से समझो मेरी बात। ये पॉइंट तो बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं क्या करती हूं, एक कंटेनर लेते हैं और मान लेते हैं यहां पर फ्लूइड रुका हुआ है। रुके हुए फ्लूइड को क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्लूइड ना। रुके हुए फ्लूइड को क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है ना, रुके हुए फ्लूइड को बेटा क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्लूइड बोलते हैं। अब ठीक है, देखो बेटा ध्यान से समझो, यहां पर हमने क्या लिया है? स्टैटिक फ्लूइड लिया। स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड का मतलब क्या है? कोई भी फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है। अगर फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है तो शियर स्ट्रेस कितनी होगी बताओ? आइडियल का बताऊंगी, अभी रुक जाओ, आइडियल को अलग से। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? ये काल्पनिक फ्लूइड है। ये काल्पनिक फ्लूइड है जहां पर हम मान लेते हैं कोई भी विस्कोसिटी है ही नहीं, कोई भी रेजिस्टेंस है ही नहीं। आइडियल फ्लूइड एक जैसे कि रिजिड सॉलिड एक काल्पनिक बॉडी है ना, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, आइडियल है। इसी तरीके से आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड है जहां पर हमने मान लिया विस्कोसिटी जीरो है, वरना ऐसा कोई भी फ्लूइड नहीं है जिसकी विस्कोसिटी एग्जैक्ट जीरो मिल जाए। एक फ्लूइड है, बात करेंगे जब विस्कोसिटी पढ़ाएंगे, मगर उसकी भी विस्कोसिटी एग्जैक्ट जीरो नहीं है, 10 to 0 है, मतलब जीरो के लगभग है, 0.0000 समथिंग है, मगर एग्जैक्ट जीरो वो भी नहीं। ठीक है, नोट्स कैसे बनाए बेटा? परसों एक झमाझम तरीके से वीडियो आ रही है, नोट्स बनाने के ऊपर जरूर देखना, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा, क्या बात है, जबरदस्त, एकदम बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे आ गए इस क्लास में। ठीक है, जिन्होंने तुरंत देखते ही बता दिया फ्लूइड स्टैटिक है, बही नहीं रहा है तो कोई शेयर फोर्स होगा नहीं। अब मान लो यहां पर, अच्छा देखो, दो एक ऐसे बच्चे हैं जो हमेशा क्लास में आते रहेंगे और हमारी मदद करते रहेंगे। एक का नाम है मिस्टर चंगू, दूसरे का नाम है मिस्टर छंगू। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही खतरनाक ऑब्जर्वर हैं, बेहतरीन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम बीच बीच में इनको क्लास में बुलाते रहेंगे। तो देखो अभी हम पिक्चर में लेके आ रहे हैं मिस्टर चंगू को। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? मिस्टर चंगू हैं। अच्छा, हम इनको चंगू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी 4 उंगलियां हैं। ठीक है, और छंगू क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी 6 उंगलियां हैं। अब देखो जरा, अगर मैं मिस्टर चंगू को इस फ्लूइड के अंदर डाल दूं तो क्या इस चंगू के ऊपर कोई फोर्स आएगा? इस चंगू के ऊपर कोई फोर्स आएगा? हाँ। कौन से फोर्सेस आएंगे? मैम प्रेशर फोर्सेस आएंगे। प्रेशर फोर्सेस, कैसे प्रेशर फोर्सेस आ रहे हैं? देखो, इन चंगू भाई साहब के चारों ओर कौन है? चंगू भाई साहब के चारों ओर कौन है? फ्लूइड है, रुका हुआ फ्लूइड है। चंगू भाई साहब के चारों ओर कौन है? रुका हुआ फ्लूइड है। तो रुका हुआ फ्लूइड चारों तरफ से इनके ऊपर प्रेशर लगाएगा। भैया फ्लूइड है तो प्रेशर लगाएगा, नो डाउट, फ्लूइड है तो प्रेशर लगाएगा, फ्लूइड है तो प्रेशर लगाएगा। ठीक है ना, तो चारों तरफ से बेटा प्रेशर फोर्स आता है। और हमेशा ध्यान रखो, ये जो प्रेशर फोर्स है ना, ये कैसा है? नॉर्मल है कि शेयर है? हमेशा ध्यान रखो, ये प्रेशर फोर्स जो होता है ये नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स होता है, क्योंकि देखो टुवर्ड्स द बॉडी लग रहा है ना। अगर आप कंप्रेसिव फोर्स को देखोगे तो कैसे पहचानेंगे कि फोर्स कंप्रेसिव है? अगर एरो बॉडी की तरफ जा रहे हैं ना तो कंप्रेसिव है, एरो जो है फोर्स के बॉडी से दूर जा रहे हैं तो टेंसाइल है। अब यहां पर देखो, फ्लूइड के एरोज जो फोर्सेस लगा रहा है फ्लूइड, वो कैसे जा रहे हैं? बॉडी की तरफ, चंगू भाई साहब की तरफ सारे फोर्सेस जा रहे हैं। तो ये कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स।
और इसी नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स को क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। फ्लूइड्स के पास क्या होता है? कंप्रेसिव फोर्सेस होते हैं, टेंसाइल फोर्सेस नहीं होते हैं, सिर्फ कंप्रेसिव फोर्सेस होते हैं, जिसे हम लोग प्रेशर बोलते हैं। अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमारी बॉडी पर क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है। कौन लगा रहा है? ईयर लगा रही है, तो प्रेशर फोर्सेस आते हैं। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो ड्रैग फोर्सेस आते हैं, ड्रैग फोर्सेस, तो वो फोर्स जो बॉडी पर सीधा लग रहा है, गाड़ी पर एकदम नॉर्मल परपेंडिकुलर लग रहा है, वो क्या है? प्रेशर फोर्स। आई बात समझ में? तो हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जो प्रेशर फोर्स होता है वो नॉर्मल लगता है, मतलब परपेंडिकुलर टू दी बॉडी लगेगा, और शियर फोर्स क्या है? अलोंग दी बॉडी लगेगा। तो हमने बोला कि अगर कोई भी शियर फोर्स नहीं है, कन्वर्सली इफ देयर इज नो शियर फोर्स, हिंदी वाले बच्चे लिखो इसको, हिंदी वाले बच्चे इसको लिखें, अगर कोई भी शियर फोर्स नहीं है, इसका मतलब है कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर जब मूव करती है तो दो लोगों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। आप दौड़ रहे हो, आपके बगल से ट्रेन निकल गई, अगर आप ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ट्रेन आपके साथ ही चल रही है, ठीक है ना? तो आपके पास भी वेलोसिटी है, ट्रेन के पास भी वेलोसिटी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहां पर पिक्चर में आ जाएगी। तो मैंने बोला अगर कोई शियर फोर्स नहीं है तो कौनो रिलेटिव मोशन नहीं है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड हमारा रेस्ट पर है, फ्लूइड हमारा रेस्ट पर है, फ्लूइड रुका हुआ है। और अगर फ्लूइड रुका हुआ है तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या है? एक ऐसी अवस्था जहां पर शियर स्ट्रेस जीरो होगी और नॉर्मल स्ट्रेस एक दूसरे के क्या होंगी? बराबर होंगी। अगर नॉर्मल स्ट्रेस है तो सिग्मा होगा ना, यही सिग्मा क्या है? प्रेशर है। ठीक है, बस खत्म कर रहे हैं। अगर मेरी क्लासेस से नोट्स बनाए हैं अभिषेक तब दिक्कत नहीं है, अगर दूसरे की क्लासेस से नोट्स बनाए तो भाई यहाँ मेरा कंटेंट पढ़ रहे हो तो इसी के नोट्स बनाओ, फायदे में रहोगे, क्योंकि AEJ में बहुत थ्योरेटिकल कंटेंट मैं देने वाली हूँ ताकि आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएं। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बट जैसे जैसे क्लासेस आगे चलेंगी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ट्रस्ट में, ठीक है? बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉसिबल है। आप स्विमिंग पूल के अंदर जाते हो, आपको पानी का प्रेशर फील नहीं होता है क्या? पानी का प्रेशर फील होता है ना, बॉडी पर पानी का प्रेशर लगता है। ये चंगू भाई साहब स्विमिंग करने पानी के अंदर चले गए, स्विमिंग पूल था, अब स्विमिंग पूल का पानी बह थोड़ी ना रहा है, रुका हुआ है, नदी का पानी बह रहा है, स्विमिंग पूल का पानी नहीं बह रहा है, ठीक है ना? तो चंगू भाई साहब स्विमिंग कर रहे थे तो सब तरफ से पानी क्या कर रहा है? पानी लिक्विड है, लिक्विड किसका एग्जाम्पल है? फ्लूइड का, तो इस पे सब प्रेशर फोर्सेस लग रहे हैं, तो प्रैक्टिकल है। थैंक यू विजय कुमार। ठीक है, PDF मिलेगा, जो भी लिखा है सब मिलेगा, मगर फिर भी मेरा सजेशन है अपने नोट्स बनाओ, बाकी आपकी मर्जी, आप PDF भी एज इट इज यूज कर सकते हो, ठीक है? सारी क्लासेस की PDF मिलेंगी। तो देखो बेटा, अगर मैं यहां पर बात करूं, एक ऐसा स्टेट जहां पर जीरो शेयर स्ट्रेस मिलेगी, इक्वल एंड अलाइक नॉर्मल स्ट्रेसेस मिलेंगी, तो अगर मैं एक एक्सिस बनाऊं, ध्यान से सुनो, यहां पर हम सिग्मा रखेंगे, यहां पर हम टाउ रखेंगे, तो टाउ हमारा क्या है? जीरो है। अगर टाउ जीरो है तो वर्टिकल एक्सिस पर कोई वैल्यू मिलेगी? बताओ मुझे, जल्दी से मुझे बताओ, कोई रिलेटिव मोशन, क्योंकि अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो एक फ्लूइड लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव कर रही है ना। अरे भैया वीडियो में दिखाया तो था, भैया वीडियो में दिखाया तो था, ठीक है ना? ये वीडियो में दिखाया तो था हमने, यहां पर देखो लेयर मूव कर रही है, तो रिलेटिव मोशन तो सबके बीच में है ही ना, रिलेटिव मोशन तो सभी लोगों के बीच में। देखो एक फ्लूइड पार्टिकल दूसरे फ्लूइड पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग मूव कर रहा है, तो सब में आपको रिलेटिव मोशन देखने को मिलेगा। और शेयर स्ट्रेस नहीं मिलेंगी तो आपको यहां पर एक पॉइंट बनाना पड़ेगा जहां पर सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर हो जाएगा और टाउ क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर पॉइंट बना सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिग्मा क्या है? कंप्रेसिव इन नेचर है, और कंप्रेसिव वाला मैंने आपको बताया नेगेटिव होता है, कंप्रेसिव वाला मैंने आपको बताया नेगेटिव होता है, ठीक है? आगे बात समझ में? यस और नो में आंसर करो। अब क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? क्लास बेटा कल कंटिन्यू करेंगे। अब जल्दी से मुझे फटाफट बता दो कि सारी चीजें क्लियर हैं। ए का मतलब है क्रिस्टल क्लियर, बी का मतलब है एवरेज, सी का मतलब है कुछ नहीं समझ आया, क्लासेस आप रहने दो, और सी का मतलब है कल से क्लास मत लेना मैम, जाने दो, ठीक है?
तो ए का मतलब है क्रिस्टल क्लियर, सब समझ आया, ऑप्शन ए चूज कर लो। बी का मतलब है कि ठीक ठाक रहा, सी का मतलब है कि बहुत ही बकवास पढ़ाया, और डी का मतलब है कल से क्लास मत लीजिएगा। ठीक है, अभी कोई मजाक नहीं करेगा, पहली क्लास है, ठीक है, सीरियसली इसको भरो। ऑप्शन ए, सारे लोग ए भर रहे हैं, चलो बढ़िया, चलो ठीक है। तो इसको पूरा रिवाइज करना अच्छे तरीके से, कल आपसे मिलेंगे और कल फ्लूइड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। आज काफ़ी बेसिक डिस्कशन हमारा हो गया, ठीक है। तो क्लोज करते हैं बेटा सेशन को, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। सीसी मतलब क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, सीसी मतलब क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो चलो बेटा क्लोज करते हैं। 72% लोगों का कहना है कि हमको क्रिस्टल क्लियर एकदम समझ आया है, ठीक है, उसमें से कुछ बेहतरीन जल्दी वाले लोग हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे कल शाम को 5 बजे फ्लूइड प्रॉपर्टी टॉपिक के साथ। थैंक यू।